तो आज की वीडियो में एनालाइज करेंगे इंडिया थंपिंग विक्ट्री ओवर श्रीलंका एज वेल एज अ डिटेल प्रीव्यू फॉर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। Also analyze करेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड को एंड यूनाइटेड शॉकिंग लॉस अगेंस्ट न्यूकासल इन द Carabao कप। एंड लास्टली प्रीव्यू करेंगे बार्सिलोना वर्सेस रियल सोसिएडाड एंड रियल मैड्रिड वर्सेस रायो वैलेकानो के मैचेस को। सो लेट्स बिगिन। तो भाई काफी बढ़िया बढ़िया मैचेस हुए हैं मिड वीक, और अब जो है वीकेंड भी आने वाला है तो और भी बढ़िया मैचेस होने वाले हैं। तो जो मैचेस हुए हैं उनका रिव्यू भी करेंगे अच्छे से, और जो आने वाले उनका प्रीव्यू भी करेंगे। राइट। चाहे वो इंडिया का वर्ल्ड कप कैंपेन हो, साउथ अफ्रीका की बात भी करनी है, उन्होंने न्यूजीलैंड की पिटाई करी है भाई, एंड इंडिया ने श्रीलंका की पिटाई करी है, एंड यूनाइटेड की पिटाई हुई है। तो पिटाई की बात कर रहे हैं तो, एंड बारसा और मैड्रिड का भी गेम आने वाला है, तो वो भी पिटाई कर रहे हैं वहाँ पे होपफुली। तो भाई सारी पिटाई को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वर्ल्ड कप। साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड से स्टार्ट करेंगे हम लोग, बिकॉज एज वी ऑलवेज से साउथ अफ्रीका का जो मैच है वो इंडिया से ही होना है संडे को। तो इट इज़ गुड फॉर अस टू लर्न फ्रॉम देयर नेक्स्ट, मतलब जो सबसे रिसेंट मैच है उनसे। एंड वो मैच भी कोई एरा गैरा मैच नहीं था, न्यूजीलैंड से था, तो काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। एंड इस सेगमेंट में जो हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, वी विल ट्राई टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट व्हेन वी डिस्कस द इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका प्रीव्यू। तो थोड़ी लर्निंग्स हमें मिलेंगी इस मैच से फॉर श्योर। तो पहली बात तो जो मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ यहाँ पे, जो कि शायद तुम भी समझ गए होगे, न्यूजीलैंड टॉस जीत के बॉलिंग क्यों कर रही थी भाई? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मतलब आई थिंक अगर इस पूरे टूर्नामेंट से हमें एक चीज सीखने को मिली है साउथ अफ्रीका से, दैट इज डोंट लेट देम बैट फर्स्ट। क्योंकि टाइम एंड टाइम अगेन इस वर्ल्ड कप में हमने शायद 7 मैच हो चुके हैं, उसमें से 2 बार हमने ये चीज़ देखी है कि उन्होंने चेस करी ये चीज़ और चेस नहीं कर पा रहे ढंग से। तो आई थिंक कि इधर वे हमें न्यूजीलैंड ने जो सोचा कि हम पहले बॉलिंग कर लेते हैं एंड मे बी ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट देम टू अ लो टारगेट, वो चीज़ काम नहीं करने वाली थी भाई। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि उन लोगों ने क्यों ये चीज़ चूज करी। और मतलब बॉलिंग करके भी उस पर इतनी इंजरीज हो गई, उनको भी कवर करेंगे अभी, कि लिटरली नथिंग वेंट राइट फॉर न्यूजीलैंड फॉर श्योर। एंड यहाँ पे ना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इनिंग से, बिकॉज पहले के जो 10 ओवर थे, इट वॉज क्वाइट अ रिस्पेक्टेबल स्टार्ट बाय न्यूजीलैंड आई वुड से। पहली बात तो ये पुणे की विकेट थी, इट इज़ अ बैटिंग विकेट, बहुत रन बन सकते हैं यहाँ पे। तो कंसिडरिंग दैट इन लोगों ने सिर्फ 40-45 रन ही दिए थे पहले के 10 ओवर में, एंड एक विकेट भी गिर गया था बाबूमा का। व्हाट वाज इंटरेस्टिंग फॉर मी टू सी इज, और ये जितने भी पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा, जो ऑब्जर्वेशंस होंगी हमारी, ये सारी अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी आप सुनते रहेगा, बिकॉज हमें भी इन चीज़ों को टैकल करना होगा। इंटरेस्टिंगली इस बार डिकॉक जो है ना, वो बहुत शांत होकर खेल रहा था पहले के 10 ओवर में, एंड इसी का कॉन्सिक्वेंस क्या था कि बवूमा को फिर चार्ज लेना पड़ा ऑटोमेटिकली। राइट। एंड इट वाज नाइस टू सी कि वो भी अग्रेसिवली खेल पा रहा था, वरना लग रहा था कि थोड़ी लायबिलिटी जैसा लग रहा था काइंड ऑफ। वो ऑनड्रीक्स ने आके भी रन मार दिए थे, तो अगर वापस इसकी जगह पे वो आ रहा है तो ही हैज बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट। सो ही ट्राई टू प्ले द अग्रेसर, इवेंचुअली आउट हो जाता है मारते मारते, बट आई वोंट ब्लेम हिम एज सच, बिकॉज इंटेंट मुझे दिखा था एंड आई अप्रिशिएट दैट फॉर अ चेंज। ओके। बट ये जो पहले के 10 ओवर थे, यहाँ तक कहानी थी थोड़ी बहुत न्यूजीलैंड की। इसके बाद जो पूरा सीन होता है ना, जो सेकंड पावर प्ले आता है, जहाँ पे हम लोग 10 से लेके 40th ओवर, जो ये बीच के 30 ओवर्स आते हैं, उनकी बात करें तो यहाँ पे भाई इन लोगों ने बेसिकली इस फेज में 180 बॉल्स होती हैं, 238 रन हो चुके थे इनके 40th ओवर तक। ओके। तो मतलब मोर देन रन अ बॉल आप मार रहे हो इस फेज में। और सिर्फ एक विकेट गिरा है, जो कि क्विंटन डिकॉक का था, वो भी एकदम एंड में आके गिर गया था, अराउंड द 39th-40th ओवर के आसपास गिर गया था। तो जो वैंडर डसन और डिकॉक ने जो बैटिंग करी है, पहली बात तो तुम उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? बिकॉज ये लोग अभी हमारे अगेंस्ट भी खेलने वाले आई थिंक सबसे पहले तो डिकॉक को, क्योंकि साइलेंटली उस बंदे ने 4 सेंचुरी मार दी ऑलरेडी इस वर्ल्ड कप में। तो जो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड था अभी उसके पास, क्योंकि हम कंसिडरिंग कि वो लोग अल्टीमेटली आ जाएंगे सेमीज में भी, तो 4 गेम्स और होंगे इनके पास, 3 गेम मैक्स, 3 गेम मिनिमम होंगे, मतलब फाइनल में, मतलब देखते हैं क्या होता है, बट 3 गेम तो है ही इसके पास। एंड अभी श्रीलंका से एक गेम बचा है इनका, अफगानिस्तान से बचा है और इंडिया से बचा, राइट। तो अफगानिस्तान के अगेंस्ट वी कैन डेफिनेटली सी कि ये लोग एक और सेंचुरी के लिए जा सकता है डिकॉक। तो ओवरऑल भाई आई जेन्युइनली डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों डिकॉक को इतनी ज़्यादा अभी तक अटेंशन नहीं मिली गई है, क्योंकि 4 सेंचुरी ऑलरेडी मार दी है भाई, एंड काफ़ी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट भी उसने परफॉर्मेंस दी है। अब लेट्स सी कि इंडिया के अगेंस्ट देता है नहीं देता, बट अपार्ट फ्रॉम हिम आई थिंक 1-2 और लोग हैं जिनका नाम लेना ही पड़ेगा। एक तो अपना मार्करम, तो ऑब्वियसली इस मैच में उतना अच्छा नहीं खेला, बट वैसे एक ही बॉल तो खेला, तो अच्छा बुरा की क्या, मतलब हाँ राइट। एंड अपना जो दूसरा मार्करम है, एंड एक अपना ये वैंडर डसन, जिसने अल्टीमेटली इसने भी सेंचुरी मार दी। ये 3 बंदे तो ऐसे हैं जो लाइक मिलर, राइट, इनको तो आउट करना डिफिकल्ट हो रखा है भाई साहब।
एंड हैंड्स डाउन अभी तक इस वर्ल्ड कप में आई डोंट थिंक कि साउथ अफ्रीका से बेटर बैटिंग देखी है हमने, लाइक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू इंडिया और जितने भी हमारे बैट्समैन है, क्योंकि हमने भी काफ़ी अच्छा खेला है, बट बैटिंग वाइज आई थिंक साउथ अफ्रीका इज द टीम टू बीट। एंड पता है यहाँ पे क्या होता है, मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करूंगा न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ये बीच का जो सेकेंड पावर प्ले का हमने बात करा है जिसमें इन दोनों ने इवेंचुअली 100 मारी अपनी, डिकॉक का एक कैच छूटा है, वैंडरडसन का भी कैच छूटा है, एक रनआउट चांस भी था जो भी हो सकता था, तो और ये हर फेज ऑफ द इनिंग्स में हुआ है। जब ये दोनों बहुत अर्ली आए थे बैटिंग करने तब भी इनके चांसेस थे, और जब 100 के करीब थे तब भी इनके चांसेस थे। तो न्यूजीलैंड अगर एक भी रनआउट या फिर कैच पकड़ ली होती तो शायद ये 350 की जगह हम 300 ही देख रहे होते। तो वो मुझे लगता है ना कि ऐसी चीज़ों पे आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर आप फील्डिंग अच्छी नहीं कर रहे हो, जैसे कि हमने पाकिस्तान के लिए कहा है कई बार, श्रीलंका के लिए हमने कितनी बार कहा है, बांग्लादेश के लिए कहा है, अगर आप फील्डिंग अच्छी नहीं कर सकते हो तो फिर वो चांसेस आपको हर्ट करेंगी। अभी हमने इंडिया श्रीलंका के मैच में भी देखा, गेल और कोहली दोनों का कैच छूटा था एक, इट हर्ट देम इमेंसली। सो वो दे ओनली हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम देयर, बिकॉज इवन टिल दिस पॉइंट 238 रन थे 40 ओवर तक, आप फिर भी चाहते तो 300-320 के बीच में रोक सकते थे। हाँ, बट ये आखिरी के 10 ओवर में 119 रन आते हैं भाई, 119 रन। राइट। और मिलर ने जो तुड़ाई करी है यहाँ पे, क्विक फायर 50, वैंडरडसन ने भी 100 मारने के बाद जो है उसकी स्ट्राइक रेट 100 से पहले, जब उसने सेंचुरी मारी थी उससे पहले तक उसकी स्ट्राइक रेट 100 से कम की थी। ओके, ही वाज स्कोरिंग लेस देन 1 रन एवरी बॉल, बट उसके बाद से स्ट्राइक रेट एकदम से शूट अप करी है। एंड फिर मार्करम ने एक बॉल खेली, उस पर छक्का मार दिया। तो ऑल एंड ऑल बहुत ही डोमिनेटिंग फैशन में ये लोग जीते हैं। और ये यहाँ पे ना मैंने एक ट्रेंड नोट करा था जो कि मैं प्रीव्यू में बात करूंगा उसकी, जब इंडिया साउथ अफ्रीका की बात करेंगे तो। बट अगर बॉलिंग परफॉर्मेंसेस की बात करें, ये फर्स्ट इनिंग से मेरी क्या ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है, आई हैड 3-4 ऑब्जर्वेशंस। पहली बात तो जो एक रिकॉर्ड बताया था आप लोगों को, साउथ अफ्रीका नाउ ऑफिशियली हैज द मोस्ट सिक्सेस बाय अ टीम इन अ वर्ल्ड कप कैंपेन। ओके, इससे ज़्यादा छक्के किसी भी टीम ने किसी भी वर्ल्ड कप में कभी नहीं मारे। तो अभी होपफुली अगर इंडिया खेलेगी लंबा तो शायद तोड़ दे, हु नोस, बट एज ऑफ नाउ अभी तो साउथ अफ्रीका के पास वो रिकॉर्ड है। एक जो चीज़ यहाँ पे बहुत ही पेनफुल रहेगी फॉर द न्यूजीलैंड फैंस वुड बी कि हेनरी जो था वो अपने 6 ओवर में, मैट हेनरी की बात कर रहा हूँ मैं, वो इंजर्ड हो गया था, और उसी के चलते हुए न्यूजीलैंड वर फोर्स्ड टू मेक नीशम, रचिन रविंद्रा, अपना ग्लेन फिलिप्स बोल एज मच एज दे कैन, बिकॉज उसके 4 ओवर कॉम्पनसेट करना वॉज नॉट दैट ईजी, स्पेशली गिवन कि इनका फ्रंट लाइन बॉलर मैट हेनरी रहा है। राइट। और यहाँ पे ना मैं क्रेडिट दूंगा साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को, चाहे वो डिकॉक हो, चाहे वो वैंडरडसन हो, चाहे वो मिलर हो। दे वर वेरी स्मार्ट इन द वे दे वर टारगेटिंग द बॉलर्स। इनको पता है कि बॉल चलो अभी अच्छे फॉर्म में है, जो भी है अच्छा बॉलर है, अच्छे फॉर्म में ना हो तो भी ही कैन डू वेल ऑन हिज डे। मैट हेनरी वॉज डूइंग गुड, तो इनको इतना टारगेट नहीं करा, विच इज वाई उसी की पहले के 10 ओवर में इतने रन आए नहीं। हाँ। इन्होंने ना बड़ा दिमाग से टारगेट करा है मुझे किसको पिटाई करनी है। जेम्स नीशम जो कि एक प्रॉपर बॉलर नहीं है, उसकी पिटाई करी इन लोगों ने। ग्लेन फिलिप्स जो कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो जो इंडिया वाला मैच था उसमें कुछ ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर दी थी। इंडिया वाला मैच था नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था, तो उसके चलते हुए उसको ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में इतने सारे ओवर दे दिए और उसकी पिटाई कर दी। फिर टीम साउदी जो कि पूरे वर्ल्ड कप में रेगुलरली नहीं खेला है, वो इतने टाइम बाद आया है तो उसको टारगेट कर दिया। तो ये जो ऐसे बॉलर्स है ना जो कि पार्ट टाइमर्स हैं या फिर जिनके पास गेम टाइम नहीं रहा है, उनको टारगेट करा है। बड़े दिमाग से खेला इन लोगों ने और बहुत ही उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिले इन लोगों को। तो व्हाट वुड यू से अबाउट दिस स्ट्रैटेजी? मतलब आई थिंक कि ओवरऑल साउथ अफ्रीका के जितने भी बैट्समैन हैं, एज आई सेड बिफोर कि लाइक काफ़ी एक्सपीरियंसड है, प्लस इस पूरे थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप काफ़ी अच्छा खेलते हुए आए हैं। तो लाइक इट वॉजेंट अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर मी कि वो लोग इतने स्ट्रैटेजाइज करके उन लोगों ने खेला। बट हाँ, ये जो इंजरी हुई है मैट हेनरी की, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो न्यूजीलैंड का आर्ग्यूएबली द बेस्ट बॉलर अभी तक का इस टूर्नामेंट में, उसकी इंजरी काफ़ी खलने वाली है न्यूजीलैंड को, क्योंकि इस टाइम पे न्यूजीलैंड भी इस मैच में काफ़ी ट्रिकी फेज में फंस गई है। उसके बारे में भी आएंगे। हाँ, क्योंकि काफ़ी चांस है कि शायद ना भी आए। हाँ, तो अगर आपका सॉर्ट ऑफ मेन बॉलर इंजर हो गया तो आई थिंक वो काफ़ी हर्ट करने वाला है। काइल जेमिसन एज अ कवर बुलाया गया उसके लिए, तो वो भी देखते हैं कैसी सिचुएशन हैंडल अप होती है। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ क्वेश्चन करूंगा न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने रचिन रविंद्र से 2-3 ओवर डलवाए हैं, आपने ग्लेन फिलिप्स से 7 ओवर कराए, जेम्स नीशम से 5 ओवर कराए। मुझे समझ में नहीं आपने रचिन रविंद्र को ओवर क्यों नहीं दिए ज़्यादा। ओके, बिकॉज ग्लेन फिलिप्स ने एक मैच में अच्छा करा, इसका मतलब ये नहीं कि अब हर मैच में अच्छा करेगा। और जैसे आपको दिख रहा है कि वो पिटाई होनी उसकी शुरू हो रही है, हटा दो उसको। जेम्स नीशम से आप जबरदस्ती इतने ओवर करवा रहे हो क्योंकि वो पेसर है, बस इसलिए। रचिन रविंद्र बीइंग अ लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, गाइज लाइक वैंडरडसन, इवन मार्करम,
ये मिडिल ऑर्डर में आप इनको टारगेट कर सकते हो यार रचिन रविंद्र के थ्रू. मुझे समझ में नहीं आया कि क्योंकि आई थिंक पर्सनली ऑन एनी गिवन डे ही इज अ बेटर बॉलर देन ग्लेन फिलिप्स. मुझे तो ऐसा लगता है. एंड लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के साथ हमेशा वो डाउट रहता है कि कौन सी बॉल टर्न करेगी, कौन सी आर्म के साथ पड़ के सीधी आ जाएगी. तो LBW भी क्वेश्चन में होता है और एज लेना भी क्वेश्चन में होता है स्लिप्स के लिए. तो मुझे लगा थोड़ा वो टैक्टिकली साउंड नहीं लगा मुझे वो चीज़. 2 टैक्टिकल चीज़ें थी जो मैं कंप्लेंट करूंगा न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से. पहला तो टॉस का डिसीजन और दूसरा कि रचिन रविंद्र से कम ओवर क्यों करा. बट रिगार्डलेस यार आई थिंक जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने उस चीज़ को डोमिनेट करा वो वंस अगेन मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट परफॉर्मेंस थी फॉर श्योर. मतलब आई थिंक अभी ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड बनाया था कि 3 ODIs में लगातार 350 का टारगेट बनाना. ODI की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा करा था. अभी शायद साउथ अफ्रीका ने भी वो चीज़ कर दी है. या फिर शायद एक बीच में गैप आ गया था बट समवेयर अलॉन्ग द लाइंस मतलब बहुत क्लोज रहा है वो. बट इसके बाद सेकंड इनिंग्स पे आते हैं बिकॉज सेकंड इनिंग्स में जो शैम्बल्स जो सीन हुआ है न्यूजीलैंड के साथ वो जेन्युइनली इनको बहुत प्रॉब्लम में डाल देगा बिकॉज बहुत बड़े मार्जिन से हार गए. 190 रन से आ रहे हैं भाई साहब. बहुत बड़ी बात हो जाती है. पहले के 10 ओवर में 51 रन बनते हैं विच इज ऑन पेपर मच बेटर देन अपना साउथ अफ्रीका. बट 2 विकेट गिर गए यार. वो प्रॉब्लम थी यहाँ पे. और पता है यहाँ पे जिस तरीके से स्पेसिफिकली रचिन रविंद्र आउट हुआ था ना ऐसे ना वाइब आई एकदम से मुझे. एंड ऑल एंड ऑल पूरी न्यूजीलैंड की बैटिंग को देखकर भी कि ऐसा लग रहा था कि ये काइंड ऑफ इनएक्सपीरियंस्ड हैं चेस करते वक्त. कि इनको अपनी क्योंकि ना चेस करते वक्त आपको अपनी इनिंग्स पेस करनी बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए. इसीलिए विराट कोहली इस चीज़ का मास्टर है. ही नोज कब उसे एक्सेलरेटर दबाना है, कब जो है होल्ड बैक करना है, कब स्ट्राइक रोटेट करनी है. तो वो पेसिंग ऑफ द इनिंग्स ना एक आर्ट है अपने में और वो एक्सपीरियंस से ही आती है. तो ऐसी फील आई देखकर कि क्या इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है विच इज ऑफ कोर्स नॉट ट्रू ऑल्सो बिकॉज वी हैव सीन ऑस्ट्रेलिया वाला मैच ले लो जिससे 5 रन से हारे थे इतना बड़ा टारगेट चेस करते हुए. पहले मैच में इंग्लैंड का जो टारगेट था इतना अच्छी तरीके से चेस करा था. तो ऐसा तो नहीं कि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है बट जितनी इमेच्योर तरीके से बैटिंग करी है ना वो देख के ऐसी वाइब आई थी. एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम और द बिगेस्ट नेगेटिव फॉर मी टू टेक अवे फ्रॉम दिस गेम फॉर न्यूजीलैंड. ओके कि आपके पास इतना टैलेंट होते हुए भी अगर आप ऐसी वाइब दे रहे हो ना किसी को कि इमेच्योरिटी दिख रही है, इनएक्सपीरियंस दिख रहा है, तो वो आई थिंक प्रॉब्लमैटिक हो जाता है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मतलब एज यू राइटली सेड कि हाँ इनएक्सपीरियंस है तो इनकी टीम में. बट मुझे ऐसा भी लगता है कि जब आप 350 रन खा जाते हो पहली इनिंग्स में तो एक वो साइकोलॉजिकल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो भी जाता है आप पे चेस करते टाइम. एंड आई नो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑलमोस्ट चेस कर लिया था बट देन अगेन आई थिंक एक रीज़न से वो एक हिस्टोरिक गेम माना जाता है कि इतने रन मारे गए थे पूरे गेम में. अगर बार बार 350 प्लस का टारगेट मिलेगा तो आई डोंट थिंक कि बार बार न्यूजीलैंड चेस कर भी सकती है उस चीज़ को. या फिर कोई भी टीम बिकॉज प्रेशर बहुत बन जाता है. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अगले 10 ओवर थे जब तक 20 ओवर खत्म होते हैं तब तक इनके इनफैक्ट 20 ओवर के अंदर ही 90 रन कुछ थे और उनके 5 विकेट ऑलरेडी गिर चुके थे. तो मैच काइंड ऑफ खत्म हो ही गया था. एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं जो मैंने ऑब्जर्व करी थी. इनका जो इंटेंट था ना बेसिकली मार्को यानसेन ने तो स्टार्टिंग में जो है अपना तोड़ रखा था इनको. कोएट्जे ने भी विकेट ले लिया, सब मतलब चढ़ हुए थे इनके ऊपर. तो अब इन्होंने क्या सोचा, पुणे की विकेट है जहाँ पे पेसर्स को सपोर्ट किया जाता है तो मैं किसको अटैक कर सकता हूँ, स्पिनर्स को अटैक कर सकता हूँ. स्पिनर कितने थे, सिर्फ एक स्पिनर था, वो था केशव महाराज. वंस अगेन लेफ्ट आर्म स्पिनर डूइंग रियली गुड विच इज वाई वंस अगेन आई थिंक कि रचिन रविंद्र से बॉलिंग क्यों नहीं करेंगे. अब इन्होंने सोचा कि भाई देखो रन रेट तो हमें अप करनी ही पड़ेगी चाहे विकेट गिर रहे हैं तो गिर रहे हैं बिकॉज टारगेट ही 350 का है तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते स्लो खेलना. तो डैरेल मिचेल जैसे बहुत अच्छा खेल रहा था बीच में. आई थिंक इन लोगों की स्ट्रैटेजी ये रही होगी कि वी विल सी ऑफ द फास्ट बॉलर्स बिकॉज दे आर टू गुड राइट नाउ एंड फिर हम लोग केशव महाराज को टारगेट करेंगे. और उसका रिजल्ट पता क्या हुआ, केशव महाराज को 4 विकेट मिलने. यही है क्रिकेट की ब्यूटी. पूरे बाकी सारे बॉलर्स ने मिलकर प्रेशर बनाया और उसका फल किसको मिला, केशव महाराज को मिला बिकॉज ही वॉज एंटाइसिंग द बैट्समैन टू स्टेप आउट एंड हिट देम फॉर अ 6. राइट. और वहीं पे एक बॉल अगर मिस हुई तो सीधा कैच आउट हो जाते हैं. सेम थिंग हैपेंड विद डैरेल मिचेल ऑल्सो जो कि अच्छा खेल रहा था उस टाइम पे. और होते होते 7 विकेट इतनी जल्दी गिर गए थे. आई थिंक 100-110 रन भी 7 विकेट गिर चुके थे. और फिर अल्टीमेटली ग्लेन फिलिप्स ने एक 50 मार दी. थोड़ा बहुत फाइट दिखाया. इनफैक्ट मैं तो कहूँगा पता है इतना बुरा हाल था इन लोगों का. मैट हेनरी की वो जो इंजरी हुई हैमस्ट्रिंग वाली, जेम्स नीशन का अपेरेंटली कुछ उंगली में कुछ लग गया था तो जेम्स नीशन भी नीचे बैटिंग करने आया था. चलो उसका मैं समझ सकता हूँ, ही इज ऑल्सो अ बैट्समैन. बट मैट हेनरी अगर बैटिंग करने आ रहा है 9 डाउन पे और 0 पे नॉट आउट रह के आ रहा है जस्ट सर्वाइव करने के लिए, राइट, इट शोज कि न्यूजीलैंड कितना डेस्परेट थी कि
इसको बैटिंग करने के लिए भेज दो, दूसरे एंड से ग्लेन फिलिप्स जितनी भी रन बनाएगा वो बोनस है, ताकि नेट रन रेट थोड़ी सी बच जाए। बट इट डिड नॉट रियली हेल्प दैट मच बिकॉज अल्टीमेटली एज यू सेड 190 कुछ रन से हार जाते हैं। एंड इट वॉज अ डेवस्टेटिंग लॉस फॉर न्यूजीलैंड बिकॉज अगर अब हम लोग सिनेरियोस की बात करें थोड़ा सा दोनों टीम्स की, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड अब जितनी मैचेस हम डिस्कस करा करेंगे वर्ल्ड कप में अंटिल द सेमीफाइनल्स सबका सिनेरियो आता ही रहेगा। यार यहाँ पे साउथ अफ्रीका के लिए तो मैं कहूँगा पहली बात, हर मैच जिस मार्जिन से लोग जीतते आ रहे हैं ना, इनकी नेट टू नेट तो मैच करना बहुत मुश्किल है यार। राइट, ऑल्दो इंडिया हैज नाउ कम वेरी क्लोज, 300 रन से जीत गए भाई, तो वो भी मजाक ही है। बट आई थिंक पर्सनली अगर साउथ अफ्रीका इंडिया वाला मैच जीत जाएगी तो मोस्ट लाइकली वो टॉप पे फिनिश करेगी। राइट, क्योंकि जीतेंगे तो फिर इंडिया का डायरेक्टली नेट ऑन नेट थोड़ा नेगेटिव में जाएगा, थोड़ा माइनस होगा और उनका प्लस होगा, तो वो नेट इफेक्ट जो है डबल हो जाएगा बेसिकली दोनों का गैप का बीच का। राइट, एंड दोनों का लास्ट मैच जो है वो रिलेटिवली बहुत इजी ओपोनेंट से है, साउथ अफ्रीका का अफगानिस्तान से होगा एंड इंडिया का नीदरलैंड से होगा, तो आई एक्सपेक्ट बोथ ऑफ देम टू विन देयर लास्ट गेम्स। बात सिर्फ संडे की है भाई, जो ये मैच जीतेगा आई थिंक वो टेबल टॉप करेगा। एंड क्वाइट फ्रैंकली सेकंड आओ या थर्ड आओ इतना फर्क पड़ता नहीं, बिकॉज सेकंड और थर्ड को आपस में ही खेलना है। तो आ रहे हो तो फर्स्ट ही आओ, या तो फिर मतलब सेकंड या थर्ड में कुछ भी आ जाओ, उतनी कोई फाइट नहीं है। एंड आई थिंक टॉप 2 तो यही दोनों फिनिश करने वाले हैं। एट दिस पॉइंट इट इज वेरी क्लियर, ऑस्ट्रेलिया हैज एन आउटसाइड चांस अगर इंडिया बहुत बड़े मार्जिन से साउथ अफ्रीका को हरा देती है। बट आई थिंक मतलब साउथ अफ्रीका के लिए तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इंडिया साउथ अफ्रीका का जो मैच है ना, इट हैज ऑल द स्टेक्स टू प्ले फॉर, बिकॉज टेबल टॉपर को 4th प्लेस की टीम को खेलने को मिलेगा। राइट, और क्वाइट फ्रैंकली इस वक्त जो भी 4th आएगा ना, वो जनरली टॉप 4 में सबसे वीकेस्ट होगा, थोड़ा अनस्टेबल रहेगी टीम काफी, चाहे वो न्यूजीलैंड आती है, चाहे वो पाकिस्तान आती है, चाहे वो अफगानिस्तान आती है। राइट, यू वांट टू प्ले दैट 4th टीम। सेकंड पे साउथ अफ्रीका अगर होती है, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया होती है, यू डोंट वांट टू फेस देम। एग्जैक्टली, यू वुड रादर फेस एन ईजी ओपोनेंट इन द सेमीफाइनल एंड इंश्योर कि फिर हम फाइनल में आ गए, अब उस दिन जो होगा वो देखा जाएगा। तो साउथ अफ्रीका के लिए भाई इट इज अ बिग विन एंड अ बिग अपॉर्चुनिटी टू टॉप द टेबल फॉर श्योर। अगर न्यूजीलैंड की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, बिकॉज न्यूजीलैंड का ना बहुत मुश्किल हो गया भाई। एक तो इतनी इंजरीज हो गई हैं, मुझे नहीं लगता कि अब इससे वो कैसे रिकवर कर पाएंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट द पॉइंट इज नाउ दे मस्ट विन ऑल देयर गेम्स। एंड अभी पता है रिसेंटली आईसीसी ने एक वो पोस्ट निकाला था अपने इंस्टाग्राम पे, सबके लिए सिनेरियोज बताया ना क्या क्या होना चाहिए। अब उसके हिसाब से मैथमेटिकली इंग्लैंड भी अभी क्वालिफाई कर सकती है। हाँ, बट हम लोग रियलिस्टिकली बात करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि वो होता है ना आरसीबी हर साल क्वालिफाई कर सकती है नेट नेट की बेसिस पे, बट वो रियलिस्टिकली हो नहीं पाता है। तो आई थिंक न्यूजीलैंड शुड विन, मस्ट विन ऑल देयर गेम्स टू मेक श्योर कि वो क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि एक गेम डायरेक्टली हेड टू हेड पाकिस्तान के साथ भी होने वाला है, जो कि खुद भी 4th स्पॉट के लिए टारगेट कर रहे हैं। तो उनको हरा देंगे तो वो 4 पॉइंटर हो जाएगा वो मैच, 2 पॉइंटर की जगह। तो आई थिंक न्यूजीलैंड के लिए तो आने वाले 2 मैचेस बहुत बड़ी डील होने वाले हैं। मतलब ये मेक और ब्रेक है, बिकॉज जिस तरीके से स्टार्ट किया था इन लोगों ने टूर्नामेंट, अगर अब हार जाए ना ये लोग, क्वालिफाई ना करे, तो वो शर्म की बात है। राइट, एंड वी काइंड ऑफ सॉ दिस कमिंग, बिकॉज पता नहीं क्यों लोगों को ये समझ में नहीं आ रही थी बात कि जो 3-4 मैचेस लगातार जीते थे स्टार्टिंग के, एक इंग्लैंड वाला मैच हटा दो, बाकी तीनों मैच सबसे इजी मैच थे उनके। और इंग्लैंड भी हम इजी कहेंगे अब तो हाइंडसाइट में। तो सारे डिफिकल्ट मैचेस उनके आखिरी के जो 4-5 मैच थे वो लाइन्स हैं सारे, राइट, विच इज व्हाई दे हैव लॉस्ट 3 मैचेस इन अ रो। तो एकदम से उनका शेकी हो गया यार टूर्नामेंट। एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अब वो मोस्ट लाइकली क्वालिफाई तो कर ही जाएंगे। राइट, बात ये कि 4th कौन आता है। व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? आई थिंक अल्टीमेटली कुछ ना कुछ करके न्यूजीलैंड निकाल तो लेगी। एंड लाइक टॉप 4 की बात करो तो इन रैंकिंग अगर बोले तो आई थिंक इंडिया टॉप करने वाली है, साउथ अफ्रीका, ओके तो तुम क्या जीत जाएंगे? इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अगर पाकिस्तान आ जाती तो देन अगेन इट्स अ शॉक भाई। एंड अल्टीमेटली मैं वो भी कहूँगा कि भाई क्या क्रेजी लक होगा पाकिस्तान का। हर बार T20 वर्ल्ड कप में देखे तो बाहर होते होते गलती से आ गए। ऑल्दो भाई अगर पाकिस्तान आ रही, आई वुड बी सो हैप्पी बिकॉज इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल। हाँ, राइट, मजा आ जाएगा। राइट, बट हाँ भाई आई थिंक लक काफी तगड़ा होगा फिर पाकिस्तान का, लाइक वी कैन से दैट। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंडिया वर्सेस श्रीलंका, जहाँ पे एक हैमरिंग हुई है। इसके बारे में क्या कहना है यार? एक्सपेक्टेड ही बोलेंगे। एंड आई थिंक प्रीव्यू में जो चीजें हमने बोली थी वो लेजिट सही हुई हैं भाई। मतलब हम लोग लिंक कर देंगे प्रीव्यू को डिस्क्रिप्शन और कार्ड्स में, आप चेकआउट कर लेना इस वीडियो के बाद। जेन्युइनली काफी सारी चीजें जो है हमने बोली थी वो सारी की सारी सही हुई हैं। बट टू स्टार्ट विद वंस अगेन अ शॉकिंग डिसीजन। कुशल मेंडिस जो है वो टॉस जीतता है, वानखेड़ी की पिच है, गर्मी हो रही है, पाटा विकेट है, राइट। क्या सेंस क्या बनता है बॉलिंग करने का? भाई साहब ने कहा हम बॉलिंग करना चाहते हैं।
मेरे को समझ में नहीं आया बिकॉज रोहित शर्मा से कहते हैं आप क्या करते हो, कहते मुझे बैटिंग ही करनी थी। एंड हमने प्रीव्यू में भी कहा था कि अल्टीमेटली देयर विल बी नो चेंजेस, तो इंडिया ने कोई भी चेंज नहीं करा एक्सपेक्टेडली। उन लोगों ने एक चेंज किया था, हेमंता को लेके आए थे डिसिल्वा के जगह पे, एक लेग स्पिनिंग ऑप्शन था, वो भी डिड नॉट वर्क आउट। पहली बात तो मुझे लगता है ना जब टॉस हुआ था ना तभी श्रीलंका मैच हार गई। ओके मुझे तो काइंड ऑफ ऐसा लगता है बिकॉज जेन्युइनली बहुत खराब डिसीजन था यार ये। लोग ना मुझे लगता है काइंड ऑफ अंडर एस्टिमेट कर रहे थे ऑफ लेट कि इंडिया शायद डिफेंड करते हो टारगेट को इतना अच्छा ना कर पाए बिकॉज चेस का हम देखते आ रही थे। राइट, बट आई वुड आर्ग्यू कि डिफेंड करते शायद मे बी वी आर इवन बेटर भाई। ओके, जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, हु नोज। बट आई थिंक अभी तक पूरे टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस अब तक हमारी थी, वो यही थी। एंड इट्स नॉट लाइक क्योंकि काफ़ी लोग कहेंगे नहीं श्रीलंका थी, इतना वो कुछ खास नहीं था भाई, यही श्रीलंका ने अभी अपसेट भी करा था कुछ मैचेस पहले। सो आई थिंक वो एक्सक्यूज वैसे भी नहीं है। बट यार हाँ, आई थिंक मतलब कुछ तो बोगी टीम बन गए क्या भाई हम लोग श्रीलंका की, क्योंकि इतनी गंदी परफॉर्मेंस वो भी लगातार। अभी लास्ट हमारी एशिया का फाइनल में हुआ था तब भी 50 में आउट हुए थे, अभी हमने यहाँ पे वर्ल्ड कप में खेले तो भी 50s में आउट हो गए। एंड 50s में आउट होना तो शॉकिंग चीज़ है भाई साहब, इतना गंदा आप कैसे खेल सकते हो भाई साहब किसी भी दिन, कैसी भी प्लेयर्स के साथ। आप इंटरनेशनल लेवल पे आके स्पेशली ये 10 टीम वाले फॉर्मेट में जहाँ पे आप ऑलरेडी क्वालिफिकेशंस क्लियर करके आ रहे हो, तो मतलब आप ऑलरेडी क्रीम लेयर पे आते हो। राइट, वहाँ पे अगर आप ऐसा कर रहे हो तो सही में अनएक्सेप्टेबल है ये। राइट, बट स्टार्ट बहुत वियर्ड होती है बिकॉज इनफैक्ट आई वुड से बहुत अच्छी होती है श्रीलंका के लिए बिकॉज रोहित शर्मा पहली बार चौका मारता है। और फिर जो आउट हुआ था भाई उसके बारे में व्हाट डू यू थिंक भाई, क्या बॉल थी यार वो? यार बॉल तो अच्छी थी बट यार क्या मतलब कैन वी से दैट कि बॉल इतनी अच्छी थी इसलिए रोहित शर्मा आउट हो गया? आई थिंक सो। ओके, बिकॉज इफ यू नोटिस मधुशंका का ट्रेट वही है टिपिकल लेफ्ट आर्म पेसर वाला कि वो बॉल स्विंग होकर राइट हैंडर के लिए अंदर आती है शेप करके। वही हुआ था पहली बार पे, उसे फ्लिक मारा। अब कोई एक्सपेक्ट थोड़ी करेगा कि एक फास्ट बॉलर पूरे मैच की सेकंड बॉल पर ही एकदम से जो है वो फिंगर्स रोल कर देगा और एक स्लो डिलीवरी डाल देगा। ऑफकोर्स रोहित शर्मा शुड हैव गेस्ड बेटर, वो तो हम कह ही सकते हैं। बट अगर आपने वो चीज़ हाथ से रीड नहीं करी ना तो फिर देयर इज नो चांस दैट यू आर सेविंग योरसेल्फ। एंड एग्जीक्यूशन भी उसका पिच परफेक्ट था बिकॉज वो बॉल लग के एंड भी विकेट पर ही हुई है, थोड़ा इधर उधर होते तो शायद मिस कर जाता। और वो उसे खोल दिया भाई रोहित शर्मा को पूरा, मतलब वो पैर चलते चलते आगे आ गया था, वो खेल नहीं पाया, उसको खड़े खड़े अपनी क्रीज पर डिफेंड नहीं कर पाया, पूरा उसके शोल्डर्स दिख गए थे, दोनों खुल गए थे। तो आई थिंक अ ग्रेट डिलीवरी बिकॉज उससे पहली आई डोंट थिंक ये फ्लूक भी कह सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली इट वाज मोर लाइक इंडिया वर्सेस मधुशंका ही था एक तरीके से। मधुशंका ने पूरी बॉलिंग संभाली, उसकी कैरी जो मधुशंका की ये भी हमने एक्सपेक्ट करा ही था। एग्जैक्टली 5 विकेट लिए उसने, मतलब शामी के लिए कह रहे 5 विकेट लिए, मधुशंका ने 5 विकेट लिए। एग्जैक्टली हाँ, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई द बॉल वाज दैट गुड। ट्रू फॉर श्योर यार। अब मुझे हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे अभी कि आई थिंक ऑन अ ब्राइटर नोट इट इज गुड कि रोहित शर्मा अभी फेल हुआ है बिकॉज पहले मैच में फेल हुआ था, फिर 5 मैचेस अच्छा खेला, अब एक फेल हो गया। होपफुली अब जो बचे हुए 3-4 मैचेस उसमें अच्छा 4 ही मैच बचे भाई हो जाएगा क्योंकि वो लॉ ऑफ एवरेजेस आ ही जाता है भाई। तो इट इज बेटर कि आप अभी फेल कर जाओ। कोहली पिछले मैच में फेल किया था, दोबारा रन मार रहा है। आई थिंक वही है कि सही टाइम पे वो अपना आपको पिक करना होता है किस मैच में रन नहीं मारूंगा। तो रोहित शर्मा ठीक है भाई, निकल गया, कोई बात नहीं। अब होपफुली आगे वाले मैचेस में नेदरलैंड्स इज अ गुड गेम टू यू नो वंस अगेन कम बैक इन फॉर्म, जैसे अफगानिस्तान के अगेंस्ट हुआ था। एंड देन जस्ट 2 more games to go. So रोहित शर्मा ऑल्दो यहाँ पे आती तो सेंचुरी आती सीधा भाई। सो वी डोंट नो ना, अभी सेमीफाइनल में शायद वानखेड़े में होगा, मे बी तब मारेगा, मे बी हु नोस। बट ठीक है यार, जो भी है। इसके बाद हम देखते हैं पहले के 10 ओवर में बहुत ज़्यादा डाइसी सिचुएशन हो जाती है बिकॉज गिल का भी कैच छूटता है और कोहली का भी कैच छूटता है भाई। और कोहली का तो मैं कहूँगा कि जो पहली बॉल ही फेस करता है वो, जो रोहित शर्मा के आउट होने के बाद, वो भी ऑलमोस्ट वो ग्लांस मार रहा था फाइन लेग पे और वो ऑलमोस्ट कैरी करी गई थी, वो भी आउट हो सकता था। तो मधुशंकर ने तो नचाया हुआ था उस टाइम पे दोनों को। विराट कोहली ने कितनी बॉल ऐसी थी कि वो बीट हो रहा है, इनसाइड एज लग रही है बार बार। शुभमन गिल अपना एनालाइज कर रहा है कि कितना बाउंस कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, एडजस्ट करने में टाइम ले रहा है। तो श्रीलंका वर ऑन द फ्रंट फुट एंड इतनी अच्छी स्टार्ट मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं करी थी उनसे यार। इनफैक्ट 60 रन्स फिर भी बन जाते हैं पावर प्ले में विद द लॉस ऑफ 1 विकेट, विच जस्ट गोज ऑन टू शो कि फर्स्ट हमारी बैटिंग क्वालिटी कितनी अच्छी है ही, बट पिच कितनी अच्छी थी यार। आप कैसे बॉलिंग कर सकते हो उस पिच पे? पहले इतना स्ट्रगल करने के बाद भी अगर आपके 60 रन्स बन जा रहे हैं पहले के 10 ओवर में, विच इज 1 रन एवरी बॉल, तो आपको क्या ही चाहिए इससे ज़्यादा? राइट। तो आई थिंक वो टैक्टिकली वहीं पे हार गए थे। एंड टैक्टिकली एक और डिसीजन जो कि मैं कुशल मेंडिस का क्रिटिसाइज करूंगा,
मधुशंका इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, सिर्फ 3 ओवर डलवा के उसको हटा दिया। क्या लॉजिक था इसका? उसके बाद रजता आता है और वो आते ही पिटना शुरू होता है, उसने पूरा मोमेंटम लूज आउट कर दिया। पहले के 5 ओवर में शायद 15-20 रन ही थे सिर्फ, आखिरी के 5 ओवर में आए 40-45 रन, जिसके वजह से 10 ओवर में 60 रन हमें दिखने लग गए। तो वो आई थिंक कुशन मेंडिस की थोड़ी इमेच्योरिटी थी एज अ कैप्टन। ही वाज नेवर सपोज्ड टू बी द ओरिजिनल कैप्टन एनीवे। तो अब हो गया तो क्या ही कर सकते हैं, बट थोड़ा सैड था वो देखने का, बिकॉज गेम काइंड ऑफ गिव अवे कर दिया वहाँ से। और कैचेस छोड़ने पे वही बात है ना कि अब इट नेवर हेल्प्स यू, स्पेशली व्हेन द गाइज आर गिल एंड विराट कोहली। और इसके बाद हम लोग देखते हैं यार कि अगले के जो 10-20 ओवर आते हैं ना, रन अ बॉल बहुत आराम से स्ट्राइक रेट जो है चल रही होती है। बाय द एंड ऑफ द 20th ओवर 120 रन बन चुके थे, एक भी और विकेट नहीं गिरता। विराट कोहली और शुभमन गिल बहुत आराम से सेटल हो चुके थे अब तक, और बाउंड्रीज फाइंड करनी शुरू कर दी थी। इसके बाद मैं कहूँगा कि 30 ओवर का जो मार्क आता है, तब तक हमारे 192 रन हो चुके थे, मतलब फिर से 60+ रन आते हैं इस फेज में, विच इज़ वंस अगेन वेरी गुड। पर 2 विकेट गिर जाते हैं और दोनों की सेंचुरी हो जानी चाहिए थी। विराट कोहली एंड शुभमन गिल दोनों 80s में आउट, इनफैक्ट गिल तो 90s में आउट होता है। और दोनों का विकेट फिर से मधुशंका ही लेता है। तो यहाँ पे और सबका ना आप पैटर्न नोटिस करोगे ना, तो सारे स्लो डिलीवरीज पे आउट हुए, चाहे वो विराट कोहली हो चाहे वो शुभमन गिल हो। शुभमन गिल की बॉल पड़ के इतनी स्लो आई थी कि वो ऊपर से उठा ही नहीं पाया अपरकट पे। विराट कोहली ने बैट थोड़ा फेंक दिया पहले, क्योंकि बॉल उसको जितना एक्सपेक्टेड था पड़ के तेज आई उतना आया नहीं, तो बैट पहले ही चल गया और बॉल तब तक पहुंची नहीं उस तक, तो वो कवर्स पे आउट हो गया। तो यार ये मुझे लगता है कि मधुशंका का क्वालिटी इसमें मतलब थम्स अप देना बनता है यहाँ पे यार, क्योंकि जिस तरीके से उसने मिक्सअप करा है बिटवीन स्विंग एंड ऑफ कटर्स, जो कि स्लो डिलीवरीज होती हैं बेसिकली, वो मिक्सअप बहुत अच्छा था। उसने ना बैट्समैन के दिमाग से बहुत अच्छा खेला। तो आई थिंक दिस वाज आल्सो अ गुड टेस्ट फॉर इंडियन बैट्समैन कि इस चीज़ को हमने फेस करके, इस टेक्निकल स्किल को हमने फेस करके ओवरकम करना है। तो इट वाज समथिंग न्यू इन दिस वर्ल्ड कप, जो कि इन्होंने अभी तक फेस नहीं करा था प्रॉबेबली। इट वाज अ गुड बैटल टू सी। ऑल्दो अगर हम लोग जैसे अभी शुभमन गिल की बात करी, तो इस वर्ल्ड कप में पहली बार वो 90s तक के ऑलमोस्ट सेंचुरी तक के स्कोर पे पहुंचा है। विराट कोहली 1 सेंचुरी मार चुका है और 3 बार, एक बार 90 पे आउट, 95 पे आउट हुआ था और 2 बार 80s में आउट हुआ है, 85 एंड 88 नाउ। भाई कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 80s वाले मार्क पे आने के बाद ना थोड़ा सा उसे लगता है कि भाई जल्दी से सेंचुरी कर लेता हूँ, उसके बाद खेलूंगा आगे। मतलब ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा फॉर श्योर, बिकॉज इट इज वेरी क्लियर दैट विराट कोहली वांट्स टू स्कोर 100s इन द वर्ल्ड कप। राइट, इस वर्ल्ड कप से वो बात क्लियर है। तो इज इट प्लेइंग इनटू हिज माइंड कि उसको वर्ल्ड कप में 100 मारनी है? इज ही वांटिंग इट सो मच? वैसा वाला सीन है क्या? है तो कोई बुराई नहीं है, बट हाँ वही है कि आई थिंक इफ ही डज नॉट चेज दैट milestone, it will come to him very easily because he's that good of a player. Right. तो if at all it is true, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई विराट कोहली को जरूरत ही नहीं है सब सोचने की, because he's too good for it. But regardless उसके contributions, भाई he is the top scorer. अभी वो रोहित शर्मा और उसमें चलता रहता है हर मैच के बाद। तो अभी फिलहाल के लिए वो हो चुका है, अब देखते हैं अगले मैच में क्या होता है। बट वंस अगेन यार कुछ भी कह लो, आई थिंक 1 सेंचुरी और 450 है शायद 6 मैचेस में, 3-4-50 है। इससे बड़ा क्या सक्सेस रेट लोगे यार तुम? So for sure there is no issue as such. And हम लोग देखते हैं यार कि इसके बाद का जो फेज आता है, पहली बात तो ना यहाँ पे विराट कोहली और गिल ने इतना आराम से क्यों खेला, कैसे इतना एफर्टलेसली खेल पा रहे थे? बिकॉज जो स्पिनर्स थे ना इनके, उन्होंने पूरा गेम ओपन करके दे दिया। थिक्शाना को ले लो या हेमंता को ले लो, इट वॉज सो ईजी फॉर गिल एंड विराट कोहली टू रोटेट द स्ट्राइक एंड फाइंड 1 बाउंड्री इन दी ओवर, कि आराम से 6-7-8 रन आए जा रहे थे हर ओवर में। एंड उन्होंने बिना रिस्क ज़्यादा लिए इतनी अच्छी बैटिंग करी है। जब वो रिस्क लेने पे आए तो थोड़ा सा आउट हो गया, वही वाली बात थी थोड़ा सा। बट केएल राहुल फिर बैटिंग करने के लिए आता है। अय्यर पहले भाई, अय्यर तो चलो था ही, अय्यर की तो एंड तक बातें करेंगे, राइट। बट केएल राहुल बैटिंग करने के लिए आता है एंड केएल राहुल अच्छी बैटिंग कर रहा था, बट इवेंचुअली वो भी आउट हो जाता है। यार 50 तो एक्सपेक्ट कर रहा था यार मैं, आई थिंक जैसा विकेट था उसको देख के लगा था कि 50 तो मार ही देगा केएल राहुल। एज फार एज आई रिमेंबर शायद वो भी सेम फैशन में आउट हुआ जैसे कोहली आउट हुआ था, वही थोड़ा कवर्स पे विकेट थ्रो करके। सो वो भी वंस अगेन उसी टाइप की बॉल पे जो कि थोड़ा फंस के आई थी। आई थिंक दिस वाज काइंड ऑफ अ टेम्पलेट टू सी कि सारे इंडियन बैट्समैन स्लो डिलीवरी पे थोड़ा आउट हो रहे थे। वो देखना पड़ेगा अगर सेमीफाइनल हमारा वानखेड़े पे होता है तो, बिकॉज भाई सेमीफाइनल में हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। बट द पॉइंट इज कि श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से बैटिंग करी है इन दिस फेज 30 से 40 ओवर के बीच में, और टुवर्ड्स द एंड ऑल्सो लास्ट फेज में भी, उसने सिंगल हैंडेडली साफ प्रेशर ले रखा था। राइट। केएल राहुल पे भी कोई प्रेशर था नहीं स्ट्राइक रेट का, बिकॉज श्रेयस अय्यर एक तरीके से एक्सेलरेट कर रहा था। हाउ वुड यू रेट हिज इनिंग्स? बिकॉज हमने प्रीव्यू में बोला था
कि कैसे किसी को बेंच करना भी तो है, इट शुड नॉट बी अय्यर एंड सिराज, बिकॉज अय्यर हैज़ नॉट बीन इन दैट गुड ऑफ अ फॉर्म। तो ये मैच आइडियल है उसके लिए फॉर्म में वापस आने के लिए। वानखेड़े की विकेट है, उसका होम ग्राउंड है, श्रीलंका ऐसी ऑपोजिशन है, एंड सिराज एशिया कप का भी जो हमने देखा था, इट इज़ गुड फॉर हिम टू गेन सम कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली वो दोनों चीज़ें होती हैं यहाँ पर। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट अय्यर? आई थिंक अय्यर के लिए तो मैं यही कहूँगा कि प्रॉब्ली आज जो मैच था इसका तो बेस्ट बैट्समैन अय्यर ही था, नॉट जस्ट बिकॉज कि उसने 82 बनाए, बट जिस स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा था, आई थिंक 50 समथिंग बॉल्स में 82 बना दी थी उसने अल्टीमेटली। तो जिस स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा था, रिस्पॉन्सिबली भी खेल रहा था, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा था कि आउट हो जाएगा बड़े आराम से। एंड जिस तरीके से आउट हुआ अल्टीमेटली, वो भी शॉट मारते मारते आउट हुआ है, मारने के चक्कर में मधुशंका भी आउट हुआ है। तो उस पर भी मैं ब्लेम तो नहीं करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली द गुड थिंग इज दैट ही वाज नॉट ट्राइंग टू चेज हिज 100, अल्टीमेटली मार के खेलने जा रहा था। तो अच्छा ही था यार देखने में, एंड आई थिंक अच्छा है कि उसका कॉन्फिडेंस आ गया वापस बिफोर साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट काफी ज्यादा बड़ा टेस्ट होने वाला है ईयर का, बाउंसर आएंगी एग्जैक्टली, तभी मैं कह रहा हूँ कि बड़ा टेस्ट होने वाला है। तो इट्स गुड कि वो फाइनली फॉर्म में आ चुका है भाई साहब। और मतलब इट इज नाइस टू सी कि सारे इंडियन बैट्समैन दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट देयर माइलस्टोन्स अपार्ट फ्रॉम विराट कोहली। मतलब वी डोंट नो, बट शॉट्स फायर्ड, मतलब नहीं ऑफ कोर्स ट्रू तो है, बट ये तो व्हाट वुड यू से अबाउट स्काई, क्योंकि स्काई के लिए स्टेज वाज सेट भाई, 35 ओवर आ गया था, एंड बड़ा स्कोर आराम से कर सकता था। वानखेड़े है, काफी फेमिलियर है यहाँ की कंडीशन से, बट अल्टीमेटली 12 रन पे आउट हो जाता है। व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? यार वो मारते ही आउट हुआ है, वो भी वही पुल मार रहा था, हुक मार रहा था काइंड ऑफ, और वो फेंट एज लग गया ग्लव पे थोड़ा सा, तो ठीक है आउट हो गया तो हो गया। आइडियली यस, इट वाज द आइडियल सिचुएशन फॉर हिम, एंड अगर वो खेलता तो शायद ये रन जो है वो और ज्यादा 400 पहुंच सकता था। 400 तो चलो मुझे नहीं पता, बट 370 तो हो सकता, मतलब 13 रन ही तो और मारने थे, 370 375 तो हो सकता था, बिगेस्ट मार्जिन हमारा हो जाता फिर। हाँ एग्जैक्टली। तो बट ठीक है यार, यू कांट रियली से मच, बिकॉज उसका जॉब ही वही है कि वो आखिरी के 10 ओवर में आके इतना हाई रिस्क क्रिकेट खेलेगा कि उसका एक कॉन्सिक्वेंस ये भी है कि वो आउट भी हो सकता है। हिट एंड मिस है, या चल गया तो गजब ही चल जाएगा, नहीं चला तो नहीं चलेगा। तो उसका जब रोल ही वो दिया गया तो हम क्या ही जज करें। ये तो द गुड थिंग इज कि जडेजा की अब 3 बार बैटिंग आ चुकी है, जिसमें से दो में उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, सो वन गुड शॉट आल्सो वाज जडेजा, जिसने कि एक डिसेंट 30 समथिंग रन बनाए थे, रन आउट हो गया था वो तो। बट इसी के चलते हुए इंडिया का स्कोर जो है आखिरी के 10 ओवर में 93 रन का बनता है, विच वाज अ वेरी गुड स्कोर। अच्छा एक्सेलरेट करा वंस अगेन, एंड थैंक्स टू दिस हम लोग 357 पे पहुंच गए, विच वाज अ वेरी गुड टारगेट, बिकॉज 350 प्लस ही हमें मारना था, वही हमारा टारगेट था स्टार्टिंग से। वो अचीव कर लिया। 350 रन इन अ वर्ल्ड कप गेम चेस करना कभी भी इजी नहीं होता, कभी भी इजी नहीं होता, चाहे कितना भी कैसा भी विकेट हो। यही तो ओडीआई का कमाल है। T20 में आप कहते हो कि चेस कर सकते हैं कुछ भी, बट ओडीआई में इतना आसान नहीं होता। सो आई थिंक वहाँ तक गेम सील हो चुका था बहुत ईजिली, एंड फिर हम देखते हैं कि यार चलो ठीक है, बॉलिंग करने आएंगे, कितने पे ऑल आउट करेंगे, चाहे मैच क्लोज जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि बैटिंग विकेट तो है ही, और उन्होंने खुद मर्जी से बॉलिंग चूज करी है तो कुछ सोच समझ कर ही करा होगा। बट पहली बॉल पे आती, पहली बॉल से जो मतलब फायर उगलनी शुरू करी है हमारे बॉलर्स ने। आई थिंक हमें इंग्लैंड वाले मैच को देख के कहा था कि ये हमारी अब तक की बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस है, उसको भी सरपास कर गया, राइट, इजीली। एंड 14 for 6 थे भाई पहले के 10 ओवर में। 14 सिराज के 7 बॉलों में, उसके पहले 3 विकेट थे सिर्फ 7 बॉलों में, और 0 रन थे। ये अनरियल स्टैट्स हैं। बुमराह ने अपने पहले ओवर में विकेट लिया, सिराज ने अपने पहले ओवर में 2 विकेट लिए, शामी ने अपने पहले ओवर में 2 विकेट लिए। क्या चल रहा है यार ये, राइट। तो हर किसी ने पहले के 10 ओवर में ही विकेट ले लिए थे। शामी के 2 थे, सिराज के 3 थे, बुमराह का 1 था। बुमराह को तो फिर सब ऑफ ही कर दिया, बैठा दिया उसको, भाई तू आराम कर, कोई जरूरत ही नहीं इसमें ज्यादा दम लगाने की, तू साउथ अफ्रीका के लिए बचा अपने आप को। एंड इट वाज वेरी क्लेवर वंस अगेन ऑफ रोहित शर्मा की जैसे उसको दिखा ये लोग प्रेशर में, सारे फील्डर्स ऊपर बुला लिए भाई, 3-3 स्ट्रिप लगा रखी है, विराट कोहली को शॉर्ट लेग पे डाल रखा है हेलमेट पहनाकर, राइट। एंड उसने ये भी देखा कि सबकी रिदम अच्छी चल रही है तो इन्हीं से बॉलिंग कराते रहो, सिराज और अपना शामी से कराओ 6-7 ओवर लगातार। वो 4 ओवर के बाद चेंज नहीं करा उसने। व्हाट वुड यू से अबाउट दिस, क्योंकि कुछ है नहीं एनालाइज करने का ऐसा। एग्जैक्टली, आई थिंक थोड़ी इनकॉम्पिटेंसी दिख गई यहाँ पे श्रीलंका की तरफ से, क्योंकि एशिया कप फाइनल वाली जो डिफीट थी आई थिंक एक बार हो गई, काफ़ी हिस्टोरिक चीज़ थी वो भी, बट अगर आप वर्ल्ड कप में भी वही चीज़ रेप्लिकेट कर रहे हो तो इट्स नॉट लाइक कि आपके पास बैट्समैन उस लेवल के नहीं है। तो इतनी जो गंदी परफॉर्मेंस थी,
एंड आई थिंक वो एक जो उनका वो हो गया ना, थोड़ा बोगी मैन कह सकते हैं, वो सिराज हो गया भाई। हाँ भाई जब भी श्रीलंका अगेंस्ट मैच होता है ही टर्न्स अप भाई साहब, और विद अनरियल स्टैट्स, मतलब 3 विकेट फॉर 0 रन उस टाइम पे, तो क्या ही कर सकते हो तुम इसमें। एग्जैक्टली। अब बताओ यहाँ पे मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है, हम लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं श्रीलंका के बैट्समैन को ऑल वी वांट, ठीक है, सेंस बनता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मुझे एक बहुत बड़ा क्वालिटी डिफरेंस दिखा। जिस तरीके की बॉलिंग उन लोगों ने करी है ना, जिस तरीके के विकेट्स लेके दिखाए थे, चाहे वो कॉर्ड बिहाइंड स्लिप पे जो इन लोगों ने एजेस निकाली है, चाहे वो बोल्ड जो मारे इन लोगों ने, द डिलीवरीज वर जस्ट टू गुड, अनप्लेबल थी ऑलमोस्ट। तो तुम बैट्समैन को भी कितना ही ब्लेम कर लोगे भाई। इंडिया के बॉलर्स वर जस्ट टू गुड भाई, फॉर एनी टीम आई वुड से। वो जो जिस तरीके से इन लोगों ने आउट करा है जिन डिलीवरीज पे, काफ़ी डिलीवरीज पे तो कोई भी बैट्समैन आउट होता है, चाहे साउथ अफ्रीका का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे इंग्लैंड का हो। तो आई वोंट रियली ब्लेम दैट मच अपना ये जितने भी श्रीलंका के बैट्समैन है। आई थिंक वो क्वालिटी डिफरेंस तो था ही, बट एक होता है ना कि बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि हर चीज़ टिक हो जाए एकदम, एग्जैक्टली वही हो गया इंडियन बॉलर्स का। लाइन भी अच्छी है, लेंथ भी अच्छी है, स्विंग भी अच्छा कर रही है, सीम भी अच्छा कर रही है, सब परफेक्ट हो रहा है, और उसका रिजल्ट ऐसा ही आता है फिर कि भाई 5-6 विकेट, आधी टीम पूरी 10 ओवर में निपट गई, और उसके बाद से तो कोई फाइट ही नहीं थी। ये तो आई थिंक 50 के अंदर ऑल आउट हो जाते तो फिर मजा ही आ जाता, क्योंकि हमने एशिया कप फाइनल में भी यही सोच रहे थे, और अब यहाँ पे भी लग तो रहा था हो जाएंगे, बट अल्टीमेटली 50 से ऊपर रन बन जाते हैं। अरे उस टाइम पे मुझे याद है हरभजन सिंह और अपना वो आई थिंक संजय मांजरेकर था या कौन था, ये लोग कमेंट्री में डिस्कस कर रहे थे लोएस्ट ओडीआई स्कोर का वो हिस्ट्री बनाने का, 35 का था, एंड आई थिंक इनके शायद 29 कुछ रन पे 6-7 विकेट गिर चुके थे। तो मैं तो कह रहा हूँ 50-55 तक पहुंच गए, वही बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आइडियली मुझे लग नहीं रहा था कि इतने रन मार पाएंगे हम लोग, वो तो खींच दिया इन लोगों ने किसी तरीके से। बट रिगार्डलेस हम लोग 302 रन से जीते। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया 309 रन कुछ से जीती थी, विच इज़ द बिगेस्ट मार्जिन इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप्स। हम लोग रिकॉर्ड तोड़ देते, बट जस्ट 7 रन से रह गए। ऑल्दो अगेन जो बंदा लाइमलाइट लेगा इस पूरे मैच में वो शामी होने वाला है। 5 विकेट फिर से, 3 मैच में 14 विकेट ले लिए, बुमराह ने 7 में 15 लिए, 1 विकेट पीछे, 3 मैच खेल के सिर्फ। अगले मैच में ओवरटेक कर जाएगा। प्लस द फैक्ट इज कि इस मैच के बाद ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री में इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुका ऑफ ऑल टाइम। 14 इनिंग्स में भाई साहब उसने 45 विकेट्स ले लिए। इससे पहले हिस्ट्री में वर्ल्ड कप की इंडिया का लीडिंग विकेट टेकर जहीर खान था। 23 में 44 लिया था, 23 मैचेस में 44 विकेट लिए थे उसने, राइट। और शामी ने सिर्फ 14 मैचेस में 45 विकेट लिए। अब मजे की बात पता है क्या है, इसमें से ये जो 45 विकेट है ना, एक भी एलबीडब्ल्यू नहीं है। ओके, ये भी पता नहीं कैसे, ये मुझे समझ में नहीं आता ये ऐसा कैसे हो सकता है, बट क्रेजी फीट यार। और अभी मैंने एक मीम पढ़ा था कि सॉरी शिखर धवन, बट नाउ द टाइटल ऑफ मिस्टर आईसीसी गोज टू शामी। अरे एक वो भी था कि स्टार्क वाज नेवर दैट गुड, डोंट @मी। मतलब यार जिस तरीके से वो खेल रहा है, जो उसकी एवरेज जो बन रही है नंबर ऑफ विकेट्स पर गेम की, आई थिंक इट इज मोर देन 3 विकेट्स पर गेम, राइट। उस हिसाब से अगर ये एक और वर्ल्ड कप खेल जाता मान लो, तो ही वुड हैव प्रॉब्ली बीन वेरी क्लोज टू द ऑल टाइम रिकॉर्ड यार, राइट। और इस वाले वर्ल्ड कप में भी अगर हर मैच खेल जाता तो बहुत पास होता। बट आई विल बैक हिम टू ब्रीच दैट 50 विकेट मार्क इन दिस वर्ल्ड कप। 5 विकेट और रहते हैं, 4 मैचेस और है, 4 है, हाँ 4 अगर फाइनल में पहुंचते हैं तो सो भाई अगर हो जाए तो क्या ही बात है, राइट। एंड वानखेड़े पे भी एक मैच होगा दोबारा, होपफुली ईडन गार्डन से भी हो सकता है, तो ऐसा तो नहीं कि उसको खिलाएंगे नहीं, बिकॉज अब तो आई थिंक ही इज इररिप्लेसेबल राइट नाउ, डेफिनेटली। बट मुझे लगता है ना एक पैरेलल मुझे जो दिमाग में आया था, जैसे इस साल हमने पिछले साल आईपीएल में नहीं इसी साल तो था, इस साल आईपीएल में हमने देखा था ना कैसे गुजरात टाइटंस से मोहित शर्मा एकदम से आके ऑलमोस्ट टॉप विकेट टेकर बन गया था, ऑलमोस्ट आधे मैचेस खेल के। शामी का एग्जैक्टली वही वर्ल्ड कप में हो रहा है, हाँ राइट, कि मतलब सिराज और बुमराह स्टार्टिंग से खेल रहे हैं, बट एकदम से आके ही हैज बीन द गाय हु इज स्टीलिंग द लाइमलाइट। सो क्या ही कर सकते हैं भाई, मतलब व्हाट आर योर फाइनल थॉट्स ऑन दिस परफॉर्मेंस? भाई आई थिंक ये एक्सपेक्टेड था, बट जिस तरीके से जीते हैं, एंड अल्टीमेटली हम भी इस विक्ट्री की वजह से 2 के ऊपर आ गए हमारी में नेट रन रेट, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। साउथ अफ्रीका से जीत जाते तो और भी अच्छी हो जाएगी, तो वो भी काफ़ी प्लस पॉइंट होगा हमारा। बट हाँ भाई काफ़ी अच्छी विक्ट्री। साउथ अफ्रीका से जीत गए फिर तो नेट रन रेट मैटर ही नहीं करता वैसे इधर वे, फिर हम एट मोस्ट एक ही मैच हार सकते हैं, वो भी वैसे हारेंगे नहीं, बट हाँ तो आई थिंक हाँ यार बढ़िया विक्ट्री। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैच। मतलब बिफोर दैट अगर मैं श्रीलंका के लिए कुछ कहूँ, आई थिंक वो भी मैथमेटिकली अभी भी आ सकते हैं, बट आई थिंक रियलिस्टिकली कोई चांस नहीं है।
एंड अभी उनके आने वाले मैचेस भी इतने आसान नहीं, न्यूजीलैंड से ही एक मैच है पहली बात तो आई डोंट थिंक कि अब ज़्यादा चांस रहता उनका. अनदर डिसअपॉइंटिंग टूर्नामेंट मे बी यू कुड से. डेफिनेटली जिस तरीके से एशिया कप में खेल रहे थे, किसने सोचा होगा कि इतना कितनी परफॉर्मेंस होगी. ऑल्दो डू यू थिंक दे विल फिनिश इन द बॉटम 3 नाउ या फिर नहीं? बॉटम 3 इंग्लैंड तो कर रही है. इंग्लैंड बांग्लादेश का अगला मैच ऑस्ट्रेलिया से है बाय द वे. हाँ वही तो, इंग्लैंड तो कर रही है पक्का. एक ही स्पॉट और बचा है, इंग्लैंड बांग्लादेश और अपना. हाँ यार आई थिंक कर सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान नेदरलैंड्स दोनों काफ़ी अच्छे उसमें. ऑल्दो अफगानिस्तान नेदरलैंड्स का 7वां मैच है अब, तो वो भी देखने वाली बात होगी. बट हाँ आई थिंक काफ़ी चांसेस हैं कि श्रीलंका लास्ट फिनिश. आई थिंक वो श्रीलंका बांग्लादेश का एक मैच बचा है, हो गया है वो मेरे ख्याल से बचा हुआ है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. वो भी मतलब होने को तो इजी भी कह सकते हैं, पर ट्रिकी हो सकता है वो मैच. नहीं पॉइंट मेरा ये कि जो जीतेगा डायरेक्टली ऊपर आ जाएगा हाँ आपस में. तो इंटरेस्टिंग होगा श्रीलंका कहाँ फिनिश करती है. एंड ये सब कॉन्टिनेंट की टीम से नीचे फिनिश करने में अच्छा नहीं लग रहा है. राइट, इंग्लैंड भी तो है. इंग्लैंड है चलो, हाँ वो भी एक अच्छा सेविंग रेस है. बट हाँ नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका. एक डिटेल प्रीव्यू करेंगे, प्लेइंग 11 प्रेडिक्शन सब करेंगे. क्या लग रहा है भाई पहली बात तो इस मैच को देख के, कितने बड़े स्टेक्स हैं? ये तो ईडन गार्डन्स में है ना. आई थिंक कि ये स्टेक्स तो एज यू राइटली सेड कि काफ़ी बड़े हैं, क्योंकि इस टाइम पे पता है जनरली मैं ऐसे सोच रहा था एक टाइम पे, लाइक अभी नहीं क्योंकि अब तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, बट ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप जो थोड़े मैचेस हो चुके थे, 3-4 मैचेस के बाद मैं ये सोच रहा था कि क्या इतना मैटर एक्चुअली में करता है कि टॉप 4 में से हम लोग कहाँ पे फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि चारों टीम्स भाई अच्छी तो लगी नहीं है देखने में. बट नाउ दैट अब खत्म होने वाला है ग्रुप स्टेज, अब समझ में आ रहा है कि क्यों टॉप पे फिनिश करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है. क्योंकि एग्जैक्टली वो 4 टीम जो है अभी तक पक्का नहीं है, और कोई भी टीम आ सकती है. पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान भी एक्चुअली में आ सकती है. तो इन तीनों में से कोई भी टीम आ सकती है इस टाइम पे, विच मीन्स कि तीनों टीम्स थोड़ी अनस्टेबल है इस टाइम पे. टॉप 3 चाहे पक्का हो चुका हो, बट हाँ भाई वो 4th स्पॉट जो होगा वो अभी पक्का नहीं है. तो अगर हम लोग ये मैच जीत के, अगर हम या फिर साउथ अफ्रीका ऑल्सो, इन दोनों में से जो भी टॉप पे फिनिश करता है, ऑब्वियसली एक मोरल बूस्ट भी होगा यार कि टॉप पे फिनिश कर रहे हो आप. एक तरीके से कहा जा सकता है कि अभी तक की बेस्ट टीम यही है, क्योंकि बाद में तो फिर वही होगा कि ऑन दैट डे हु इज़ बेटर. बट हाँ यार आई थिंक जो टॉप पे फिनिश करेगा उसके लिए काफ़ी मेजर एडवांटेज होगा. ऑल्दो मैं कहूँगा साउथ अफ्रीका मान लो टॉप कर जाए और मान लो 4th अफगानिस्तान आ जाए, आई वोंट बी सरप्राइज अगर साउथ अफ्रीका हार जाए, क्योंकि वो तो चोकर्स वाला टैग है ना. हाँ तो मतलब क्या भाई इजी फिक्सचर को जाने देंगे वो. मतलब हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज़. आई डोंट वांट टू फेस ऑस्ट्रेलिया. मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम I don't think it should matter a lot, but हाँ it is always easier to get somebody else and make sure कि फाइनल तक तो पहुंच रहे हो. वो सेमीफाइनल वाला जो एक स्टेज है वो क्लियर करना है बस. हाँ वो तो सही बात है. एंड आई थिंक ये मैच जो जीतेगा ना वो फिर उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज द ट्रू विनर ऑफ द ग्रुप स्टेज. राइट. बिकॉज मान लो अगर इंडिया हार जाती है तो बेसिकली दोनों टीम्स एक मैच हारी होंगी, और फिर आखिरी मैच अज्यूमिंग कि दोनों जीत जाएंगे, रिलेटिवली इजी ओपोनेंट्स हैं, तो अल्टीमेटली नेट और नेट के ऊपर ही आएगा. एंड वही है कि जिसने ज़्यादा बड़े मार्जिन से डोमिनेटिंग वे में जीता है वही ट्रूली विल बी द बिगेस्ट टीम ऑफ द ग्रुप स्टेज. ऑल द यूजुअली जो फर्स्ट आता है वो कई बार हार जाता है. राइट. आई डोंट माइंड कमिंग सेकंड और लाइक अगर मैं वो थोड़ा सुपरस्टिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, आई डोंट थिंक इट इज़ अ बैड गेम टू लूज. जबरदस्ती कह रहा हूँ ऐसे तो मैं काइंड ऑफ, बट आई जनरली फील सो. सेकंड आने में कोई बुराई नहीं लगती है मुझे एज सच. But regardless, now let's move on to the toss and conditions, because यहाँ पे conditions are going to be, वो घास थोड़ी सी हमें दिखेगी, pace friendly wicket होगा, which is why I think if there is one pitch जहाँ पे साउथ अफ्रीका खुश होगी इंडिया को खेलने के लिए, ईडन गार्डन्स है उनमें से. धर्मशाला होती ये भी होगी. अगर ये मान लो कहीं पिच ही हो जाती लखनऊ की, वो तो भाई तब तो मजा आ जाता. खोल देते चेन्नई की होती तब तो अश्विन वगैरह को बुला के पूरा खोलते हैं अच्छे से. तो ये पिच की वजह से ना जो कंडीशंस है ना इस गेम की, उसकी वजह से ये गेम काफ़ी इवन हो जा रहा है. मतलब होम एडवांटेज जो इंडिया का है, साथ ही साथ कंडीशंस का एडवांटेज थोड़ा बहुत साउथ अफ्रीका को भी मिल जाएगा, बिकॉज उनकी जो पेस फ्रेंडली बॉलिंग लाइनअप है उसको सपोर्ट करेगा. एंड जो हल्की सी ग्रास होगी उससे बैटिंग भी अच्छी होगी, बॉल अच्छे से आएगी, बैट पे इवन बाउंस होना चाहिए, और उनकी बैटिंग को सपोर्ट करेगा, तो वो भी उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है. तो आई थिंक कंडीशंस के चलते हुए ये गेम और ज़्यादा इवन हो चुका है. बट अगर मैं यहाँ पे टॉस की बात करूँ, आई थिंक इट शुड बी अ नो ब्रेनर. हाँ क्लियर है अभी तक तो. विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट. भाड़ में कंडीशंस, भाड़ में कि कौन क्या सोचता है, टॉस जीतो बैटिंग करो. तुम्हारी खुद की भी प्रैक्टिस हो जाएगी बैटिंग करने की. पहले अभी 2 ही मैचेस खेले हम,
एंड साउथ अफ्रीका इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टीम व्हेन दे आर चेजिंग, राइट, दे आर रियली बैड भाई। बैटिंग पहले करते वक्त तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही खेल रहे हैं, और चेस करते वक्त लगता है कि ये कैसे खेल सकते हैं। तो 250 भी बन जाए उसके बाद भी लगता है कि ये डिफेंड करा जा सकता और है। इंडिया की बॉलिंग लाइनअप भी तो देखो हाँ, ना, देखो हम लोग क्या कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की बेस्ट बैटिंग लाइनअप है, थोड़ा हमें डर के रहना चाहिए। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो अगर, तो दे आर ऑल्सो गोइंग टू फेस द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप। और ये जो हम कह रहे हैं ना पेस फ्रेंडली विकेट होने वाली है, तो भाई बेस्ट पेसर हमारे हैं, समझ रहे हो? तो वो इट इज काइंड ऑफ ऑल्सो बेनिफिटिंग अस अ लॉट, राइट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ना हर एक एक डिपार्टमेंट में गेम के, चाहे वो फील्डिंग में हो, दोनों टॉप फील्डिंग साइड्स हैं, बैटिंग में हो, दोनों बेस्ट बैटिंग साइड्स हैं, बॉलिंग में हो, साउथ अफ्रीका अपने सारे बॉलर्स, यूजुअली इनके सारे बॉलर सारे विकेट लेते हैं, कोई भी विकेटलेस नहीं जाता यूजुअली। इंडिया के तो बॉलिंग का जो हमें पता ही है। तो इतना अच्छा कॉम्पिटिशन होगा ये हर डिपार्टमेंट में कि बहुत क्लोज हो सकता है ये। बट आई वुड स्टिल से टॉस जीतो, बैटिंग करो, बिकॉज यू विल हैव अ मच हायर चांस ऑफ बीटिंग साउथ अफ्रीका। अगर मान लो बाय चांस हम टॉस हार जाते हैं और हमारी चेजिंग की सिचुएशन भी आती है, आई वुड स्टिल फैंसी अस टू विन टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बिकॉज जो हमारी बैटिंग क्वालिटी है, रात को ड्यू पड़ेगी, पिच तो बैटिंग के लिए अच्छी होनी ही वाली है। ऐसा कुछ उनकी बॉलिंग लाइनअप में बहुत कुछ बढ़िया नहीं है जो हम फेस नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट आई बिलीव। एंड अभी मैं थोड़ी स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा। वी कैन लुक टू वी कैन बी द फर्स्ट टीम जो कि उनको एक्चुअली में 300 के अंदर कंफर्टेबली रोक भी सकती है। इफ देयर इज वन टीम इन दिस वर्ल्ड कप जो कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप को पहले बैटिंग करते वक्त 300 के अंडर रोक सकती है ऑन अ बैटिंग विकेट, इट हैज टू बी इंडिया। ओके, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्लेइंग 11s फर्स्ट, बिकॉज उसी के हिसाब से हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तुम्हें लगता है कोई चेंजेस होने वाले हैं? नहीं, कोई चेंज नहीं होगा इस टाइम पे, एज यू मेंशन, क्योंकि अल्टीमेटली अगर बात होती भी है चेंज की तो हार्दिक पांड्या है नहीं इस टाइम पे, तो स्काई ही मोस्ट प्रोबेबली खेलेगा यहाँ पे। एंड जो मेनली बात होती है, पॉइंट ऑफ जो भी डिस्कशन होता है, यही होता है कि क्या स्पिनर एक्स्ट्रा खिलाना चाहिए। बट भाई वो तीनों इतने अच्छे फॉर्म में है, प्लस अपना पेस फ्रेंडली विकेट है, आई डोंट थिंक कि कोई भी चेंज होने वाला है। आई ऑल्सो अग्री, आई डोंट थिंक एनी चेंजेस विल बी मेड। आई थिंक वो चेंजेस जो होंगे वो काइंड ऑफ नेदरलैंड्स वाले मैच के लिए हो सकते हैं शायद, ऑल्दो वहाँ पे भी एक हफ्ते का ब्रेक होगा, तो मे बी दे वुड नॉट वांट टू मेक दैट मेनी चेंजेस, हु नोज। द पॉइंट इज यहाँ पे इंडिया का ऐसा भी नहीं है ना कि ये गेम लाइटली ले सकते हैं। देखो क्वालिफाई कर गए, वी आर द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई बाय द वे ऑफिशियली। बट अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वालिफाई करने का नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है टेबल टॉप करने का। तो उसकी वजह से ये मैच के भी स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, एंड सो वी कांट टेक दिस गेम लाइटली। एक्सपेरिमेंटेशन गेम की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। और जब हमने श्रीलंका को ले लो, इंग्लैंड को ले लो, बांग्लादेश को ले लो, जब इन टीम्स को एक्सपेरिमेंटेशन की तरह ट्रीट नहीं करा, अफगानिस्तान को ले लो, तो फिर साउथ अफ्रीका को क्यों ही करेंगे? ऑब्वियसली, हाँ, विच इज द बेस्ट टीम राइट अप देयर विद अस। सो आई थिंक यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। आई थिंक साउथ अफ्रीका के लिए भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, बिकॉज 4 पेसर इनने लास्ट मैच में खिलाए थे एंड एक स्पिनर था केशव महाराज। आई थिंक वो उसी कॉम्बिनेशन पे स्टिक करने वाले हैं। बबूमा ऑब्वियसली खेलेगा बिकॉज नाउ ही इज फिट, तो आई थिंक दे शुड ऑल्सो नॉट चेंज देयर लाइनअप। आई थिंक दोनों टीम्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा लाइनअप से। आई विल बी सरप्राइज अगर कुछ होता है तो, अनलेस कोई इंजरी हो जाए तो। बट यहाँ से ना थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज करने का ट्राई करते हैं, ठीक है? नाउ दैट वी नो हमारे कौन से बॉलर्स होने वाले हैं, कौन से बैट्समैन है, व्हाट डू यू थिंक शुड वी डू? अगर मान लो हम पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो कैसे हम रोक सकते हैं उनको? सी, आई थिंक कि स्टार्ट तो ऑब्वियसली हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, जैसी भी होगी। एंड अच्छा स्टार्ट लेने में हमारे बॉलर्स ने अच्छा काम भी किया अभी तक। आई वुड से कि बुमराह में अच्छी स्टार्ट दिला सकता है। सिराज को लेके मैं यही कहूँगा कि आई होप दैट वो थोड़ा रिएक्शनली वाली चीज़ ना आए यहाँ पे, क्योंकि इट इज़ पॉसिबल जैसे टाइप का बैटिंग लाइनअप है उनका कि शायद थोड़ी डोमिनेटिंग वे में वो स्टार्ट करें। तो आई होप सिराज पे वो थोड़ा मेंटली वो चीज़ अफेक्ट ना करे उसको, क्योंकि वी हैव सीन कि अगर थोड़ा रिदम वाला बॉलर है, पहले भी हमने पॉडकास्ट में कहा है कि अगर वो अच्छी डाल रहा है तो फिर तो वो खोल ही देगा एकदम, जैसे अभी हमने श्रीलंका में देखा था। बट अगर इफ ही इज़ गेटिंग हिट फॉर सम रन्स तो फिर वी कैन सी कि थोड़ी फ्रस्ट्रेशन दिखने लग जाती है। नॉट जस्ट बॉलिंग करते हो, फील्डिंग करते हुए भी थोड़ी बहुत दिखती है वो चीज़। तो आई होप वो चीज़ ना दिखे सिराज में, क्योंकि अभी लास्ट गेम काफ़ी अच्छा गया है, तो आई थिंक उसका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हाई होगा। तो आई थिंक एक वो चीज़ होगी कि हाँ, हमें विकेट्स टारगेट करने चाहिए, स्पेशली क्योंकि बाबूमा इज़ ऑब्वियसली नॉट इन ग्रेट फॉर्म राइट नाउ, तो एक विकेट तो हम निकाल ही सकते हैं अपने पावर प्ले में। बट हाँ यार, आई थिंक कि एक विकेट निकालना प्लस थोड़ा लिमिट करके रखना। मतलब देखो मेरा क्या ऑब्जर्वेशन रहा है यहाँ पे, अगर आप नोटिस करेंगे ना साउथ अफ्रीका के सारे उन मैचेस में जहाँ पे इन्हें पहले बैटिंग करके 300 से ऊपर रन बनाए, मैं तो 350 भी नहीं जा रहा, तुम 300 से ऊपर ले लो, ठीक है?
नोटिस करना कैसे इनके जो पहले के 10 ओवर होते हैं ना, वहाँ पे ये लोग बहुत कंजर्वेटिव होके खेलते हैं. ओके. एंड कंजर्वेटिव का मतलब ऑफ कोर्स अब जैसे मान लो पाकिस्तान के लिए कहोगे वो 50 रन मार रहे हैं, तो यहाँ पे अगर साउथ अफ्रीका 55 रन मारे तो आप कैसे कह सकते हो कंजर्वेटिव है. बट उनके स्टैंडर्ड से बहुत कंजर्वेटिव होता है. जब वो अगर एंड में 400 रन मार दे रहे हैं और पहले के 10 ओवर में से 55 रन आ रहे हैं तो वो कंजर्वेटिव ही माना जाएगा. तो आई थिंक इनका स्ट्रैटेजी पता क्या रहता है, पहले के 10-20 ओवर में ट्राई टू प्रिजर्व एज मेनी विकेट्स एज यू कैन. रन की चिंता मत करो, बिकॉज दे रिलाई ऑन द मिडिल ऑर्डर सो हैविली इन टर्म्स ऑफ पावर हिटिंग. और वो सब परफॉर्म करके दे भी रहे हैं कि आखिरी के 10 ओवर में दे कैन स्कोर 120, 130, 140 रन ऑल्सो. उन्होंने बनाए हैं 140 रन बाय द वे. तो इतना ज़्यादा बैक करते हैं अपने आखिरी के 10 ओवर में पावर हिटिंग करने को कि पहले के जो इनिशियल के ओवर्स होते हैं ना, वहाँ पे उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि विकेट बचाओ, सर्वाइव करो, ताकि जो बाद में मिडिल ऑर्डर के बैटिंग करने आएंगे उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, वो उससे सीधा आती मारने जा सकते हैं. तो यहाँ पे आई थिंक हमारी स्ट्रैटेजी पता है क्या होनी चाहिए, डोंट वरी अबाउट द रन्स. जो तुम कह रहे हो ना लिमिट करके रखो, आई डोंट थिंक दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव. ओके. अगर रन आ रहे हैं आने दो, अग्रेसिव वो लगाओ, फील्ड सेटअप लगाओ, ऊपर बॉलिंग कर रहा हो जिससे कि बॉल स्विंग करे थोड़ा, मेक देम कम ऑन द फ्रंट फुट, मेक देम ड्राइव एंड गेट दैट एज. मुझे लगता है पहले के 10 ओवर में ट्राई टू गो फॉर एटलीस्ट 2 विकेट्स इफ वी कैन एंड वी हैव द मैंटल फॉर इट. बवूमा कुड बी एन इजी टारगेट, बट अगर डिकॉक हमें मिल जाता है ना, इट कुड बी अ बिग डील फॉर अस. एंड हमारी बॉलिंग में वो पोटेंशियल है फॉर श्योर, जिस तरीके से हम बॉल स्विंग करा रहे हैं इस वक्त. आई थिंक स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए हमारी, क्योंकि वो ना पहले के 20-25 ओवर में रन मारने वैसे भी नहीं जा रहे होते इतना ज़्यादा. तो हम कह रहे हैं तुम रन मारने जाओ, कोई सीन नहीं है, हम तुम्हें आउट करना है बस. हम चाहते हैं कि मिलर, मार्करम और क्लासन जितना जल्दी बैटिंग करने आ जाए ना उतना अच्छा है. एक और रीजन बताऊँ इसका क्यों है. नोटिस हाउ साउथ अफ्रीका की बैटिंग डेप्थ नहीं है. हाँ, हर टीम ऑलमोस्ट नंबर 8 पे बैट्समैन रखती है. इंडिया भी चाहती है रखना, साउथ अफ्रीका स्टार्टिंग से नहीं रखती. वो कह रहे हैं कि हमने नंबर 7 के बाद रखनी नहीं बैटिंग, हमारे ये काफ़ी है. इसीलिए ये लोग प्रिजर्व करते हैं विकेट स्टार्टिंग में, क्योंकि इन्हें पता है इनकी बैटिंग डेप्थ बहुत लंबी नहीं है. बट जब भी वो लोग आएंगे आखिरी के जो 2-3 बैट्समैन है, मिलर, क्लासन वगैरह, वो पिटाई करना शुरू कर देंगे, मार सकते हैं डायरेक्टली. तो उनको कम ओवर दो, आखिरी में उनको प्रेशर फ्री होकर खेलने दो. हम प्रेशर लेंगे स्टार्टिंग का. हमें क्या कहना है भाई, तुम प्रेशर मत लो, तुम रन मारो, बस विकेट दे दो. ऐसा लग रहा है ऐसे कि ट्रेडिंग कर हमें विकेट लेने जाना है बेसिकली. वी शुड ट्राई टू गेट मिलर एंड अपना ये क्लासन, मेक देम कम इन टू बैट एज अर्ली एज पॉसिबल. अगर वहाँ पे, क्योंकि ना इन लोगों को फिर आउट ऑफ शॉट्स खेलना पड़ेगा. जब आपके सामने 20-25 और बचे हुए हैं, मिलर और क्लासन के लिए कह रहा हूँ, तब ना आपके ऊपर वो डिलेमा आएगा कि मेरे बाद कोई बैट्समैन है नहीं, तो अब मैं अभी से मार के खेलूँ या फिर आराम से खेलूँ, इनिंग्स को पेस कैसे करूँ. थोड़ा सा आउट ऑफ कंफर्ट जोन तुम डाल सकते हो उनको. आई थिंक हमारा फोकस वही होना चाहिए. रन आ रहे हैं, गैप में बाउंड्री जा रही है, स्टार्टिंग के 10 ओवर में जाने दो, कोई सीन नहीं है. ट्राई टू गो फॉर द विकेट्स. अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन रहेगा, अगर मान लो फिर भी 350 रन बन जाए, अभी तो देखो हार्दिक पांड्या है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन हम फेस नहीं कर सकते इस चीज़ को. बट हाँ, जो भी लोग कह रहे हैं कि जब हार्दिक पांड्या फिट हो भी जाएगा तो भी 5 प्रॉपर बॉलर्स ही खिलाओ. अगर 350 रन बनते और हम स्ट्रगल करके हार जाते हैं, वुड यू देन रिग्रेट नॉट हैविंग अ बैट्समैन एट नंबर 8? वो वाली बात आ जाएगी. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सी, इस टाइम पे आई थिंक ये चीज़ पे बात करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मतलब आई थिंक इस मैच से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि प्रॉब्ली द बेस्ट बैटिंग लाइनअप हम लोग फेस करने वाले हैं. अगर उसको भी हमने अभी 5 प्रॉपर बॉलर्स खिला के भी हमने जीत गए मैच, तो आई थिंक एक वो उस डायरेक्शन में स्टेप चला जाएगा कि अब हमें ऐसे ही टेम्पलेट खिलाना है. बट अगर ये चीज़ हम लोग हारते हैं, हमें क्लियरली वो चीज़ दिखती है कि हमें बैटिंग डेप्थ चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए तो इंग्लैंड के अगेंस्ट भी थी, वो भी थोड़ा दिख रही थी वो चीज़, बट हमारी बॉलिंग इतनी अच्छी थी कि हमने वो चीज़ भी ख़त्म कर दी. तो अगर हम लोग ये मैच जीत जाते हैं थोड़ा कंफर्टेबली, तो आई थिंक कि फिर वो प्रॉपरली उसी चीज़ में सीमेंट हो जाएगा कि नहीं, हमें 5 प्रॉपर बॉलर खिलाने. बट अगर यहाँ पे दिखता है कि हमें बैटिंग डेप्थ चाहिए थी, उसकी थोड़ी ज़रूरत थी, तो हाँ यार एक कॉल लेनी पड़ेगी. बट वही बात है कि किससे बेंच करें, क्योंकि इस टाइम पे सबसे बड़ा क्वेश्चन है. एग्जैक्टली, क्योंकि सिराज भी भाई कितना भी खेलो 9 विकेट तो ले चुका. अभी लास्ट मैच इतना अच्छा गया उसका. शामी को तो कर ही नहीं सकते बेंच. बुमराह तो हमारा मेन बॉलर है. कुलदीप यादव को ऑब्वियसली नहीं करेंगे, जडेजा नहीं कर सकते, तो किसे ही बेंच करेंगे हम लोग इस टाइम पे. अय्यर ने भी रन मार दिए. तो अगर ये चीज़, अगर आई होप ऐसी सिचुएशन ना आए, बट अगर ये आती भी है तो आई जनरली डोंट नो कि इसका आंसर क्या हो सकता है. नो फेयर, तो ये जनरली डिलेमा रहेगा और सोचना पड़ेगा इसके बारे में. बट अगर अब हम लोग थोड़ी की बैटल्स की बात करें, बिकॉज ये तो जब क्वेश्चन आएगा तब सोचा जाएगा. आई थिंक यहाँ पे सबसे पहला की बैटल मेरे लिए होगा शुभमन गिल वर्सेस मार्को यान्सन. ओके.
जानसन बोलते यानसन बोलते पता नहीं मुझे, बट इसने भाई पावर प्ले में इस वर्ल्ड कप में 12 विकेट लिए हैं पहले पावर प्ले में, विच इज द मोस्ट। बुमराह से भी ज्यादा है, शमी से भी ज्यादा, सिराज से भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा, स्टार्क से भी ज्यादा है। और आई स्टिल बिलीव, आई नो रोहित शर्मा ने पिछले मैच में रन नहीं मारे, बट रोहित शर्मा इज दैट गाय जो कि कूद के मारने जाएगा तुम्हें। तो वो ऐसा बंदा है जो कि तुम्हारे ऊपर सामने से चढ़ के प्रेशर डालेगा। तो हु इज द सॉफ्टर टारगेट? इट इज शुभमन गिल राइट नाउ। वो अपना टाइम लेगा सेटल होने के लिए, और वहां पे अभी उसने रन मारेगा, फिर से वो फेल होता है सीरीज में, तो थोड़ा बहुत उसका वो जो ग्राफ अपवर्ड जाना चाहिए, दोबारा एक हिंड्रेंस आ जाएगी। तो आई थिंक मार्को यानसन कैन लुक टू एक्सप्लॉइट दैट। इसके बाद अगर मैं बताऊं, एक और जो मुझे लगता है की बैटल होगा बैटिंग हमारा, रबाडा वर्सेस श्रेयस अय्यर फॉर ऑब्वियस रीजंस। ये हमेशा रहेगा की बैटल, जब भी कोई बंदा फास्ट पेस्ड बाउंसर्स डाल सकता है आपके रिब केज के पास, वो श्रेयस अय्यर के डायरेक्ट की बैटल में आएगा ही आएगा। भाई बैटिंग फर्स्ट करें या बाद में करें हम लोग, आई थिंक वो श्रेयस अय्यर वाला विकेट काफी क्रूशल होने वाला है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबली खेले, एंड स्पेशली कि वो ईगो पे ना ले उस चीज़ को, क्योंकि अगर यहाँ पे 350 का टारगेट चेस करते हैं या हमें 350 बनाने, तो हम जाएंगे ही जाएंगे। भाई बिग अगर चेस करें तो बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ राइट। तो अगर वो बाई चांस वैसे ही वे में आउट हो जाता है, तो भाई फिर से बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अगेन आ जाएगा कि भाई क्या, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन चीज़ है उस पोजीशन पे आने पे। एंड एक और जो मैं की बैटल बोलूंगा फ्रॉम आवर बैट्समैन, विराट कोहली वर्सेस केशव महाराज। क्यों? क्योंकि विराट कोहली का स्टैट है कि पिछले 1-2 सालों में वो सबसे ज़्यादा लेफ्ट आर्म स्पिनर्स पे आउट हुआ है, मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो वो काइंड ऑफ स्ट्रगल करता है थोड़ा बहुत। ऑल्सो द फैक्ट कि वो बर्थडे होगी उसकी उस टाइम पे। अच्छा हाँ। एंड केशव महाराज फॉर्म में भी है, तो बर्थडे बॉय वर्सेस द मैन इन फॉर्म, ये तो काफी बड़ी चीज प्लान कर रहे हैं पता है वहाँ पे। हाँ कुछ वो क्राउड को सारे मास देने को सोच रहे हैं। वैसे शुड इट बी डन? तो मुझे लग रहा था क्वेश्चन आएगा। केक कटिंग हो रही है स्पेशल कुछ, पता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? पता नहीं यार, मतलब मुझे लगता है कि कर भी रहे हैं तो आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग, बट आई होप वो वैसा सिग्नल ना जाए कि कुछ ज्यादा ही स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है। जा रहा है। आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ दिस। ओके, अभी मे बी वील इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट है शायद, जब बीच में गैप आएगा, वील ट्राई टू ब्रेक दिस डाउन ऑल्सो टॉपिक को। पहले से थोड़ा स्पॉइलर नोट दे देता हूँ। आई थिंक विराट कोहली के अराउंड कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है। ओके, एंड वो उसको खुद भी मुझे नहीं लगता कि उसको फालतू का प्रेशर लेना भी चाहिए। बट हाँ मतलब आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दिस भाई। बट ठीक है, वो चलो वो तब देखा जाएगा अगर होता भी है कि नहीं, कुछ कंफर्म नहीं है। अगर हम लोग इंडिया की बॉलिंग पे आए, पहला की बैटल फॉर मी इज बुमराह वर्सेस क्विंटन डी कॉक। वेरी ऑब्वियसली आई थिंक क्विंटन डी कॉक विल लुक टू एक्सप्लॉइट मोहम्मद सिराज अर्ली इफ एट ऑल, या फिर तेमा बुमराह, जो भी उनमें से एक होगा। बुमराह को दे विल वांट टू सी हिम ऑफ फर्स्ट, एंड अगर वहाँ पे बुमराह इनिशियली एक विकेट निकाल पाता है डी कॉक का, आई थिंक वही मेजर डेंट होल बन जाएगा वहाँ पे। फिर वैंडरसन भी ही बेसिकली कैन बी वेरी susceptible to getting out by Shami or by Kuldeep Yadav, you never know। बट इसके बाद 2 और की बैटल्स मैं बोलूँगा बहुत जल्दी। एक होगा कुलदीप यादव और डेविड मिलर का। उसमें आई थिंक why do you think I say so? नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड क्या रीजन है उसका। मतलब मेरा बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है, डेविड मिलर ने पिछले स्पेशली 2 मैचेस से, इनिशियली जो है उतना अच्छा नहीं खेल पा रहा था वो, बट पिछले 2-3 मैचेस से ही हैज़ रियली कम इनटू फॉर्म। और अगर वो मिडिल ओवर्स में बैटिंग करने के लिए आएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 ही बॉलर होने वाले हैं, तो हर किसी को 10 ओवर डालनी पड़ेंगे, विच मीन्स कि अगर वो कुलदीप यादव को टारगेट करेगा भी, बिकॉज जडेजा विल बी दैट गाय जो कि फ्लैटर ट्रैजेक्टरी पे फेंक रहा होगा। कुलदीप यादव फ्लाइट करने से डरने नहीं वाला बीच में। अगर उसको टारगेट करेगा बीच में, कुलदीप यादव ऑल्सो हैज़ द एबिलिटी टू गेट दैट विकेट। हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही देखा था, पहले 5 ओवर में कितनी पिटाई हुई थी और फिर उन्हीं का विकेट ले लिया। राइट, एंड कुलदीप यादव उस चीज़ से एस्केप भी नहीं कर सकता, बिकॉज उसको 10 ओवर डालने ही पड़ेंगे। हाँ राइट। तो आई थिंक, और बॉल टर्न करके बाहर भी जाने वाली है, तो ही हैज़ अ गुड चांस ऑल्सो डेविड मिलर के साथ। तो आई थिंक ये जेन्युइनली एक मेजर की बैटल होगा इन डिसाइडिंग कि अल्टीमेटली साउथ अफ्रीका के 300 रन बनेंगे या फिर 350 रन बनेंगे। वो बहुत बड़ी बात होगी। और लास्टली अगर एक मैं कहूँगा जो कि मैं बीच में आया भी था, शामी वर्सेस वैंडरसन, बिकॉज अगर बुमराह इनिशियल एक विकेट लेता है, होपफुली 3-4 ले ले, बट अगर एक भी लेता है, आई थिंक वन चेंज पे शामी ने जिस तरीके से हर मैच में आते ही पहले के 1-2 ओवर में डिसमिसल दिलाया है, वैंडरसन इज ऑल्सो दैट वन गाय अपार्ट फ्रॉम डिकॉक जो कि जेन्युइनली अच्छे फॉर्म में चल रहा है। उसको भी अगर हम आउट कर देंगे ना, आई थिंक भाई वो पूरी मिडिल ऑर्डर का एक्सपोज हो सकता है, बहुत बड़ा चांस है।
बिकॉज मैं वही बात कहूंगा, मे बी आई बी प्रूवन कम्प्लीटली रॉन्ग, बट साउथ अफ्रीका ने इस लेवल की बॉलिंग लाइनअप अभी तक नहीं खेली, फेस नहीं करी है, राइट। तो यू विल बी सरप्राइज अगर ऐसा कुछ होता है तो। इतना आसान नहीं होने वाला उनके लिए भी। एंड आई थिंक हमारे बॉलिंग में वो दमखम है कि हम इनकी बैटिंग को आराम से आड़े हाथ ले सकते हैं चाहे तो आई थिंक ये तो की बैटल्स की बात हो गई। अगर प्रेडिक्शंस की बात करें, डू यू थिंक दिस विल बी अ क्लोज गेम फॉर अ चेंज, या फिर जो अभी तक ट्रैजेक्टरी रही है वर्ल्ड कप की कि जो भी जीतता है चाहे अपसेट ही क्यों ना हो वो भी वन साइडेड ही हो रहा है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट? मुझे पता नहीं को लग रहा है कि वन साइडेड होगा। इंडिया जीतेगी? इंडिया जीत रही है, मतलब आई होप इंडिया जीत जाना है, मुझे लग भी रहा है कि इंडिया जीत जाएगी। बट आई थिंक कि जितना हम लोग सोच रहे डिफिकल्ट होने वाला है, प्रॉब्ली शायद उतनी हाइप पे लिव अप नहीं करेगी ये चीज़, लाइक उतना क्लोज नहीं जाएगा गेम। भाई ना तुम तो बहुत ज्यादा पता नहीं बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हो। राइट आई नो। मतलब आई पर्सनली डोंट सी इंडिया लूजिंग वन साइडेड। ओके, अगर इंडिया हारेगी भी तो आई वुड बी वेरी सरप्राइज अगर इंडिया वन साइडेड गेम हार गई। हाँ राइट। सो आई थिंक देयर इज अ चांस फॉर अ क्लोज गेम फॉर श्योर, स्पेशली अगर इंडिया चेस कर रही होगी। आई थिंक अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो वी कैन विन वन साइडेड ऑल्सो। और अगर ये गेम जीतते हैं तो भाई फिर तो जेन्युइन स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी, बिकॉज आपने लिटरली हर टीम को हरा दिया ग्रुप स्टेज में। अब सेमीफाइनल में मत हारना। हाँ, सेमीफाइनल में नहीं हार सकते, उन्हीं टीम से सेमीफाइनल में। फिर प्रॉपर मीम्स भी बनेंगे। अरे भाई अच्छा नोटिस हो अभी इस टाइम पे जो है पूरे का पूरा इंटरनेट सब हर किसी का फैन बना हुआ है। शामी का भी फैन बन गए लोग, सिराज के भी आज फैन बन गए, कोहली के भी फैन बन गए, रोहित शर्मा को तो बड़ा पाव कोई बोल नहीं रहा। भाई बुमराह के लिए लोग कह रहे हैं कि मैं तो स्टार्टिंग से सपोर्ट में था। हाँ कि मैं तो पूरे साल बैक कर रहा था। हाँ, के राहुल के लिए। अच्छा रोहित शर्मा आज आउट हुआ है, बोल्ड हुआ है, तो मैं वो देख रहा था आईसीसी का जो पोस्ट आता है, फिर जितने भी ऑफिशियल पोस्ट हैं उसमें लोग भाई इतने अंधभक्त हो गए, लोग कह रहे हैं कि कितना सेल्फलेस है यार। अभी आज जिस तरीके से आउट हुआ उसमें सेल्फलेस क्या था भाई? 4 ही रन स्टार्टिंग में ही तो आउट हो गया भाई। तो नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि लोगों का सेंटिमेंट कितनी जल्दी बदलता है। हाँ, सो होपिंग कि कुछ पॉजिटिव ही होगा। बट ठीक है यार, दैट्स इट फॉर द क्रिकेट सेगमेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फुटबॉल, बिकॉज यहाँ पे भी कुछ बढ़िया चीज़ें हुई हैं। लेट्स स्टार्ट विद टेन हैग आउट। भाई बहुत ऑब्वियस फैशन में यूनाइटेड फिर से मैच हार गई है। एंड द प्रॉब्लम इज कि क्यों मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाली है ये डिफीट यूनाइटेड को। दिस वॉज दी ओनली कॉम्पिटिशन जो कि यूनाइटेड का जीतने का चांस था एक्चुअली में, लाइक रियलिस्टिक चांस था जीतने का। उसमें भी इनने बॉटल कर दिया। बाय द वे जिनको नहीं पता है, कारबाओ कप जो है लास्ट सीजन यूनाइटेड जीत गई थी। एंड इस साल अभी पिछले राउंड में न्यूकासल ने सिटी को बाहर कराया। राइट। तो जो सबसे मेजर कंटेंडर थी जीतने की वो पहली टीम बाहर हो चुकी है। नाउ न्यूकासल ने अब यूनाइटेड को भी बाहर कर दिया। तो विद इन जस्ट 2 मैच डेज न्यूकासल ने दोनों मैनचेस्टर टीम्स को पूरा मैनचेस्टर उड़ा दिया। एग्जैक्टली। एंड यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लाइनअप की बात करूँगा क्योंकि काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें हैं यहाँ पे भी। अब फिर से लाइनअप में कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें हैं। लाइक एक तरीके से कॉन्ट्रोवर्शियल कह सकते हैं। द फैक्ट इज कि न्यूकासल ने अपने जो लाइनअप खिलाया था 4-3-3 खिलाया था, मोस्टली उनके बी टीम प्लेयर्स थे। लाइक ब्रूनो गिमारेज और ट्रिपियर ये सब खेल ही नहीं रहे थे मैच। अच्छा। एंड यूनाइटेड का आई नो कि कुछ लोग कह सकते हैं टू सम एक्सटेंड कि हाँ यार हमारे भी सॉर्ट ऑफ बी टीम प्लेयर्स थे, बट द फैक्ट इज कि जो बी टीम प्लेयर्स हैं ये एक टाइम पे ए टीम प्लेयर्स थे। मतलब ए टीम का प्रॉपर एक्सपीरियंस है इनके पास। और तुम घर पे खेल रहे हो, प्लस घर पे खेल रहे हो। जो मेजर जिन लोगों को हम लोग सॉर्ट ऑफ एक ईजी वे आउट दे सकते हैं वो होगा अपना गर्नाचो एंड हैनिबल मजाबरी जो कि मिडफील्ड में स्टार्ट करता है। डालो खेलता है, लिंडलॉफ मैगवायर की पेयरिंग होती है सेंटर बैक में, एंड रेगियो स्टार्ट करता है फाइनली। 4-2-3-1 में 2 पे जो डबल पिवट है हमारा कैसीमिरो और मजाबरी का होता है। कैसीमिरो वाज द कैप्टन। और दोबारा इंजर्ड हो गया अपेरेंटली। हाँ दोबारा इंजर हो गया। वैसे इंजरी हुई ये पक्का नहीं है, बट हाँ हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था उसे। बट द थिंग इज कि मैगवायर स्टार्ट कर रहा था एंड कैसीमिरो कैप्टन था। सो जस्ट टेल्स यू द फैक्ट कि मैगवायर कितना ज्यादा नीचे गिर चुका है पैकिंग ऑर्डर में। ये मैगवायर अभी भी मानता होगा ना कि वो कैप्टन मटीरियल है। राइट। मैगवायर के सामने कोई ऐसे गाली दे रहा होगा ना, या फिर उसके मुंह पे कुछ बोल रहा होगा, तो मैगवायर ऐसे कर लेगा, ऐसे एक कान से आंखों को कैसे ऐसे कर। मैं नहीं देख सकता तो बाकी भी नहीं देख सकते। कुछ नहीं हो रहा भाई। हाँ बट आगे स्टार्ट करते हैं। हमारी जो 3 के जो लोग होते हैं, एंटनी करता है, माउंट करता है, गर्नाचो करता है और आगे मार्शल, विच मीन्स ब्रूनो फर्नांडिस, रैशफोर्ड और हॉलैंड, ये तीनों को बेंच कर रखा था। ना यहाँ पे कुछ लोग ये कह सकते हैं कि रेस्ट देने के लिए बेंच किया हुआ था, एंड कुछ लोग ये कह सकते हैं कि इन लोगों ने परफॉर्मेंस बिल्कुल ही अच्छी नहीं दी अभी तक, इसलिए इन्हें बेंच कर रखा था। एंड यार मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते। आई थिंक
मतलब हाँ वैसे तो नहीं कहेंगे क्योंकि टेन हैग के पास ऐसे ऑप्शंस भी नहीं है कि वो ये चीज़ अफोर्ड कर सके, और राशफोर्ड तो उसका प्यारा बेटा है। एग्जैक्टली। पता है द थिंग इज कि एंटनी, हॉलैंड और राशफोर्ड, ये जो स्टार्टिंग 3 है इनके, फॉरवर्ड 3, पूरे प्रीमियर लीग में इन लोगों ने अभी तक 11 मैचेस हो चुके हैं, इन लोगों ने 1 गोल और 1 असिस्ट दिया है, और वो राशफोर्ड की तरफ से आया था। हॉलैंड और एंटनी दोनों ने कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया अभी तक, विच इज़ वेरी क्रेजी, क्योंकि बार बार इन्हें स्टार्ट दिया जाता है एंड उसके बाद भी ये लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो कब तक 11 मैच तो 11-12 मैच तो बहुत हो गए, बहुत ही हो गए। तो मेसी ने भी कोई कंट्रीब्यूशन दे दिया था पीएसजी से। हाँ मतलब कुछ ना कुछ तो मेसी का असिस्ट तो आ ही रहा था, कुछ भी कह लो, तो कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए था भाई। और इतनी गंदी चल रहा है तो आई थिंक वो वही की माफ़ी दे ही नहीं सकते इस चीज़ को। बट हाँ 2 चीज़ें और, फर्स्ट हाफ की बात करते हैं सबसे पहले। आई थिंक यहाँ पे जो ओवरऑल पोजेशन था, स्टार्ट यूनाइटेड ने काफ़ी अच्छा किया था, थोड़ा डोमिनेटिंग वे में पोजेशन वाइज, एंड न्यूकासल अल्टीमेटली धीरे धीरे ग्रो करती है गेम में। तो बाय द टाइम दी फर्स्ट हाफ एंडेड, दोनों का लेजिट एकदम एग्जैक्ट 50-50% पोजेशन था। बट अगेन द थिंग इज कि न्यूकासल के जो चांसेस की क्वालिटी थी, दैट वाज माइल्स अहेड ऑफ यूनाइटेड, क्योंकि यूनाइटेड एट नो पॉइंट ऑफ टाइम, मुझे लगता है पूरे गेम में ही इनफैक्ट ऐसा लगा कि यूनाइटेड के पास कोई क्लियर कट चांस था, नॉट जस्ट इन फर्स्ट हाफ, पूरे गेम में। एंड आप ओटीपी खेल रहे हो, अगर यहाँ पे भी परफॉर्म नहीं करोगे तो कहाँ पे करोगे? एंड इसको मैं सेकंड हाफ में भी एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों मुझे लगता है कि यूनाइटेड का फैन बेस प्लस टेन हैग के लिए जेन्युइनली बहुत ही ज़्यादा वरिंग साइंस होने लग गए हैं। अच्छा, फर्स्ट हाफ में 2 गोल आते हैं अल्टीमेटली। एक 29th मिनट पे अल्मिरोन का गोल आता है, वो काउंटर अटैक गोल होता है, एंड डालो इन दिस होल गेम वाज स्लीपिंग थ्रू आउट द गेम, और अभी उससे रिसेंट एक बैंगर गोल मारा था, एग्जैक्टली। एंड यहाँ पे यूनाइटेड का एक चीज़ मैंने नोटिस करी थी कि ये लोग बहुत ही रेकलेसली फाउल कर रहे थे। मजाबरी की बात करें, कैसीमेरो की बात करें, क्योंकि कैसीमेरो से लाइक वी एक्सपेक्ट वो फाउल करेगा, बट आई डोंट थिंक कि स्टार्टिंग के 10 मिनट में हम येलो कार्ड ले लोगे तो दैट इज जस्टिफाइड, कैसे भी कर लो आप। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ थोड़ी इमेच्योरिटी दिखी कैसीमेरो से। आपने कैप्टन आर्मबैंड खेलना है, यू शुड हैव शोन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मजाबरी का तब भी कह सकते हैं बच्चा है अभी, इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे उसे। डू यू थिंक इट वाज रशिनेस ऑन पार्ट ऑफ कैसीमेरो? है कैसीमेरो का गेम थोड़ा है भी वैसा वाला ना कि थोड़ा रफ खेलता ही है, रफ खेलता है। प्लस आई थिंक इस पूरे सीजन में कैसीमेरो हैज नॉट लुक लाइक हिमसेल्फ, पहले ऐसा खेलता था, लिटरली आल्सो एंड ऑन द फील्ड ऑन द फील्ड आल्सो, लिटरली आल्सो। बट हाँ, जो पहला गोल आता है अल्मिरोन का काउंटर अटैक पे, यूनाइटेड उससे पहले लाइक जेन्युइनली काफ़ी तगड़ा पोजीशन मेंटेन कर रही थी, बट एक गर्नाचो आगे जाके कुछ कट इन करने जा रहा होता है और वहाँ पे पोजीशन लूज करता है। बॉल आ रही होती है, नाउ द सरप्राइजिंग थिंग इज कि बैक ट्रैक करते हुए डालो लेजर अपना शोल्डर चेक करता है और देखता है कि वो बंदा रन बना रहा है। 2-3 बार चेक करता है टू सॉर्ट ऑफ कीप ट्रैक की कहाँ पे होने वाला है। उसके बाद भी वो आउटपेस हो जाता है एंड बड़ी ईजिली गोल खा जाता है। तो डालो की तो गलती थी, बट यहाँ पे ओनाना को भी कॉल आउट करना पड़ेगा अगेन आफ्टर हैविंग 2 बैंगर्स इन द गेम। अच्छा, ही डिड नॉट हैव अ गुड गेम। मतलब आई थिंक कि दूसरे गोल तीसरे गोल पे तो कुछ करा नहीं जा सकता था, बट फर्स्ट जो गोल था लाइक आपको पहले ही आगे आ जाना चाहिए था, थोड़ा सॉर्ट ऑफ कट आउट करने के लिए, आपका एंगल कट आउट करने के लिए। वो पीछे ही खड़ा रहा। अच्छा, तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या कर रहा था ओनाना, कि एकदम टाइम पे आगे क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि अगर वो जेन्युइनली टाइम पे आगे आ जाता तो एंगल कट आउट हो जाता, गोल हो ही नहीं पाता। तो आई थिंक वहाँ पे सॉर्ट ऑफ अ बैड डिसीजन मेकिंग फ्रॉम ओनाना। बट यहाँ से भी अगेन जहाँ हम लोग सोचते हैं कि यार यूनाइटेड जैसा क्लब है, 1 गोल खा गया होगा, कोई नहीं, दे हैव द एबिलिटी टू कम बैक। मैं तो नहीं सोचता भाई ऐसा। अब तो नहीं सोचते। बट हाँ 36 मिनट पे, विच मीन्स कि 7 मिनट बाद ही एक और गोल आता है। हम उल्टा सोचते हैं इस टाइम पे, तो हाँ 1-up चल रहे, हाफ टाइम पे दे हैव द एबिलिटी टू बॉटल दिस। 3-4 नील पटने की इनके पास कैपेबिलिटी है। लुइस हॉल का गोल आता है यहाँ पे भी आई थिंक डालो वॉज कम्प्लीटली स्लीपिंग। वो भी एक बंदे का बस ऐसे लेफ्ट विंग पर ट्रैक रख रहा था, बट उसने कभी नोटिस ही नहीं किया कि कौन सा बंदा पीछे से रन मारने चला गया, लेफ्ट बैक उनका। एंड वहाँ पर डाल के वो क्रॉस डालता है, जो कि मैगवायर क्लियर आउट करता है। बॉल डायरेक्टली लुइस हॉल के पैर पे गिरती है एंड थोड़ी दूर थी, इट वॉज नॉट लाइक ए क्लियर कट गोल था। दैट इज़ वाई से कि काफ़ी अच्छा गोल मारा इसने, लाइक वॉली मारी, फर्स्ट टाइम शॉट था, एंड ओनाना भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि सामने प्लेयर्स इतने थे कि उसे एकदम एंड मोमेंट पे पता चला होगा कि बॉल आ रही है उसकी तरफ। तो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट गोल। एंड यहाँ पे इट्स जस्ट कि डालो की थोड़ी रस्टीनेस दिख गई और थोड़ा स्लीपी बिहेवियर दिख गया वहाँ पे, इसलिए गोल खा जाती है। एंड ये 2 गोल खाने के बाद ना जेन्युइनली कुछ ऐसा सीन था कि 7,000 शायद समथिंग अपने ये न्यूकासल फैंस आए हुए थे ओटी पे, एंड यूनाइटेड के कुछ 70,000 फैंस थे। ओके, बट 70,000 फैंस जेन्युइनली पूरे चुप थे, पूरी न्यूकासल की चैंट्स दिख रही थी। और
टेन हैग भी आई थिंक वो बीच में वैसे तो ग्राउंड के साइड में खड़े होते हैं, वो उठ के जाके अपने बेंच पे बैठ गया था ऊपर जाके. हाँ, लाइक he genuinely looked like he was out of any ideas. कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं इस टाइम पे. और ओल्ड ट्रैफर्ड तो एकदम शांत था भाई साहब. उससे पूछा नहीं क्या पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि क्या लॉजिक था? नहीं, ये लाइनअप ताक्तिक क्या था? ताक्तिक ना कि क्या रीजन था एवेंस और उसको रेगियोन को स्टार्ट करने का, रेगियोन को बैठाने का? ताक्तिक. बट यहाँ पे भी उससे बाद में पूछा गया था, बट उस पर मैं सेकंड हाफ के बाद आऊँगा. सेकंड हाफ पे आते हैं, यहाँ पे कैसिमेरो को एकदम से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, मजाबरी को नहीं करा जाता, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेंज थी वो चीज़, क्योंकि मजाबरी दोनों येलो कार्ड पे है वैसे, बट अगर आपको इन दोनों में से एक चूज करने की फील्ड पे रहना है ताकि डिफेंसिव सॉलिडारिटी दिखा सकते हो, तो ऑब्वियसली इट वुड हैव बीन कैसिमेरो. बट मजाबरी चूज करता है और आमराबाद वो ले आता है. न्यूकासल का सेकंड हाफ भी स्टार्ट काफ़ी अच्छा होता है. 61st मिनट पर उनका एक गोल आता है. वो भी आई थिंक कि इट जस्ट शोड कि कितने स्विच्ड ऑफ थी यूनाइटेड का डिफेंस, क्योंकि लाइक जेन्युइनली बंदा दौड़ता हुआ आ रहा था, उसको स्पेस दी गई इतनी, कोई कमिट करने ही नहीं गया फाउल उस पर. एंड वो आते आते उसको एक थोड़ी सी फ्री स्पेस मिली और उसने लाइक सॉर्ट ऑफ ग्राउंडेड कर्लर मार दिया. उस पर भी उन्होंने कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे जेन्युइनली पता ही नहीं चला होगा कब आ रही है बॉल. तो वहाँ पे भी उन्होंने की कोई गलती नहीं थी. आई डोंट थिंक उन्होंने का गंदा गेम किया. इट्स जस्ट दैट कि वो फर्स्ट गोल पे थोड़ी बेटर डिसीजन मेकिंग हो सकती थी. ओवरऑल आई डोंट थिंक ही हैड अ बैड गेम. बट 3-0 हो जाता है. एंड अगेन आई वुड से कि कोई भी क्लियर कट चांस नहीं था यूनाइटेड के पास. अराउंड द 65th मिनट यहाँ पे ब्रूनो, रैशफोर्ड, हॉलैंड तीनों को ले आते हैं. मार्शल ऑफ, गर्नाचो ऑफ और माउंट भी ऑफ. जो तीनों का आई थिंक गर्नाचो का ओकेश गेम था, बट बाकी दोनों का तो एकदम ही बर्बाद गेम था. माउंट का भी बहुत बर्बाद गेम था एकदम ही. एंड माउंट को भी रिसेंटली लोग क्वेश्चन भी कहते हैं ना, क्यों नहीं स्टार्ट करा रहे, राइट. बट जब स्टार्ट करा है हैज नॉट लुक्ड दैट गुड. एग्जैक्टली. बट सेकेंड हाफ में यूनाइटेड का पोजीशन काफ़ी मेंटेन करती है. लाइक अराउंड 72 समथिंग पोजीशन उन्होंने मेंटेन करा था सेकंड हाफ में. और फिर भी गोल खाया और प्लस एक भी क्लियर कट चांस नहीं बनाया. तो आप इतने पोजीशन रखा, बट उसका फायदा क्या हुआ? बाद में तो रैशफोर्ड भी आ गया था, हॉलैंड भी आ गया था, ब्रूनो भी आ गया था. फिर क्या एक्सक्यूज था आपके पास? अच्छा, ब्रूनो राइट विंग पे था इस बार, कहाँ था? नहीं, बीच में था. इतना था उसमें. बट एंटनी को भी मैं यहाँ पे कॉल आउट करूंगा, क्योंकि इट जेन्युइनली लुक्स लाइक कि वो 100 मिलियन तो भाई डाउन द ड्रेन गए हैं इस टाइम पे. नहीं, अभी उसने टेन हैग के कमेंट्स आए हैं ना, उसने बहुत बैक करा एंटनी को भी करा. प्लस उसके बाद उससे पूछा गया था कि क्या करा जा सकता है, तो उसने लाइक काफ़ी आउट ऑफ आइडियाज लग रहा था और उसने बोला कि आई जेन्युइनली डोंट नो व्हाट टू से, आई एम जस्ट वेरी सॉरी फॉर ऑल द फैंस. आई जस्ट नो वी विल गेट आउट ऑफ इट. हाँ, राइट. कैसे आना वो देखेंगे. एग्जैक्टली. तो बहुत ही गंदा डिस्प्ले. अनदर, क्योंकि इस टाइम पे सिटी से आप हार के आ रहे हो डार्बी में, वो भी ओल्ड ट्रैफर्ड पे था. 3-0 हार रहे हो. नेक्स्ट मैच आप फिर से 3-0 हारते हो. यहाँ पे आपके पास पॉइंट टू प्रूफ था. न्यूकासल की बी टीम खेल रही थी. वहाँ पे भी अगर आप नहीं परफॉर्म करके दोगे तो फिर तो क्या एक्सपेक्ट करा जा सकता है आपसे? मतलब नाउ दैट यू हैव कवर्ड द गेम, मेन जो क्वेश्चन है वो यही है सबसे निकल के जो आएगा. हमें पता है कि कुछ प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे बहुत टाइम से, और अभी लेटेस्ट एक न्यूज़ लीक निकल के आया है. ऑफकोर्स अब लीक से कितनी वैलिडिटी होती है किसी को पता नहीं होता, बट लीक ये कह रहा है कि अपेरेंटली जो ड्रेसिंग रूम में कई सारे प्लेयर्स हैं, सब ने अब अपना जो है ना वो ट्रस्ट थोड़ा सा लूज करना शुरू कर दिया है इन एरिक टेन हैग. और दूसरा पॉइंट ये है कि कई कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं, एक सर्टन ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं जो कि एक दूसरे ग्रुप ऑफ प्लेयर्स से खुश नहीं है, क्योंकि उनको बहुत फेवरेटिज्म और प्रेफरेंस मिलती है फ्रॉम एरिक टेन हैग, तो फेवरेटिज्म को लेके खुश नहीं है. सी फेवरेटिज्म वाला पॉइंट आई गेट, बट जो ये प्लेयर्स के लिए बड़ा आसान हो जाता है ना, ये जो कि जस्ट थ्रो द मैनेजर अंडर द बस. मैं तो प्लेयर्स को भी कॉल आउट करूंगा. अबे तुम हो कौन कॉल आउट करने वाले? तुम कौन परफॉर्म करके दे रहे हो? तुमने कौन सी परफॉर्मेंस दे दी? एंड यहीं पे मैं एक चीज कहूंगा कि जो लोग कह रहे टेन हैग आउट, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं भी सॉर्ट ऑफ सेंटिमेंट से आता हूँ. बट द फैक्ट इज कि और कोई मैनेजर इस टाइम पे है नहीं जिसको लाया जा सकता. नहीं, तो डू यू थिंक टेन हैग शुड बी सैक्ड? नहीं. एंड द फैक्ट इज कि यूनाइटेड पिछले काफी सालों में बार बार इसी साइकिल के थ्रू गई है कि आपने कुछ मैचेस के लिए दिया, फिर सैक कर दिया, फिर आप वापस बैक टू स्क्वायर वन. अगर आप इतना ट्रस्ट दिखा रहे हो तो मे बी जस्ट शो अ बिट मोर ट्रस्ट इन हिम. एंड एक और चीज़ मैं कहूँगा कि कोई मेरे को गारंटी दे कि ये बोल दे, क्योंकि रैशफोर्ड हैज़ बीन थ्रू आउट ऑल दिस. जितने मैनेजर सैक हुए सबके साथ है. ब्रूनो भी रहा है. ब्रूनो को चलो मैं थोड़ा आई कैन कट हिम सम स्लैक, क्योंकि वो परफॉर्म भी कर देता है काफ़ी बार. बट रैशफोर्ड को ले ले हम लोग, एंटनी को ले ले. क्या कोई मुझे गारंटी दे सकता है, कोई यूनाइटेड फैन मुझे गारंटी दे सकता है कि अगर टेन हैग बाहर हो जाएगा तो रैशफोर्ड और एंटनी, माउंट, ये लोग उस लेवल पे परफॉर्म करने लग जाएंगे? कोई दे नहीं सकता, क्योंकि तुम इतने साल से इतने मैनेजर्स के अंडर खेलो, तुमने कब परफॉर्म करके दिया? तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो काफ़ी इजीली लीक्स आ रहे हैं कि नहीं हमें मैनेजर पर विश्वास उठ गया, तुम हो कौन?
तुमने ऐसा क्या करा है कि तुम पे विश्वास दिखाया जाए? तो मुझे लगता है कि ये जो भी लोग प्लेयर्स को भी बैक करे एकदम ही, वो भी गलत है, बट हाँ एकदम अंधे होकर मैनेजर को भी बैक नहीं करना चाहिए। एक बैलेंस यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए। एंड टेन हैग को मैं एक और चीज़ के लिए कॉल आउट करूँगा, अभी उससे रिसेंटली पूछा गया था कि आपने आयाक्स में जो फुटबॉल खिलाया था अब यहाँ पे वैसा क्यों नहीं खिला रहे? मैं खिलाना नहीं चाहता। तो लाइक एक तरीके से तो ये कह सकते हैं कि भाई ही वेरी वेल नोस कि क्या रिसोर्सेज हैं उसके पास, उसके हिसाब से वो बोल रहा है। बट ये तो स्कैम हो गया यार जो सोच के हम आपको लाए वो चीज़ हो ही नहीं पा रही इम्प्लीमेंट। नहीं, तो डू यू थिंक कि ग्लेजर्स उसको ये सोच के लाए थे कि आयाक्स जैसा फुटबॉल खेलेंगे? आई थिंक नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज़ इट इज वेरी ऑपोजिट टू द आइडेंटिटी ऑफ यूनाइटेड। हाँ नहीं वो तो है, बट आई थिंक कि ग्लेजर्स को तो इतना फर्क पड़ेगा नहीं। मुझे लगता है ग्लेजर्स को तो इतना कुछ उसने रिसर्च भी नहीं करी होगी इसमें कि भाई तो चलो जो भी स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स होंगे यार, मुझे लगता है कि एक वो चीज़ तो एक्सपेक्टेशन होगी क्योंकि जब भी मैनेजर अपॉइंट किया जाता है तो एक प्रॉपर वो होता है कि मैं कैसे इंप्लीमेंट करूँगा चीज़ें, क्या इंप्लीमेंट करूँगा, वो चीज़ें गिवन होती हैं। तो यार जिस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है आप उस चीज़ को एक नए क्लब में जाके क्यों ट्राई करोगे? दैट्स लाइक सेइंग कि भाई मैं जब बार्सिलोना से सिटी गया, गार्डियोला बायर्न म्यूनिख गया, वैसे बायर्न म्यूनिख के बाद जब सिटी गया तो ही सेइंग कि नहीं मैं तो काउंटर अटैक खेलूंगा। भाई तुम इतने डोमिनेटिंग वे में करते आ रहे हो, एक्स में तो ही वाज वेरी गुड टेन हैग। बेसिकली पॉइंट आई थिंक यही है कि जैसे गार्डियोला का भी जो तुमने कहा कि मैं काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलूंगा, वो एकदम ही उल्टा हो जाता है। तो खेल वो एसेंशियली पोजीशन बेस्ड ही रहा है, बट हाँ उसमें फॉर्मेशन चेंज कर दी, सिस्टम चेंज कर दिया, बट जो एसेंस है वो सेम है। एग्जैक्टली टेन हैग के केस में वो एसेंस भी नहीं दिख रहा हम लोगों को कि वो पोजीशन बेस्ड क्विक 1-2s वो तो इस टाइम पे ये भी नहीं पता ना, क्योंकि या तो आप काउंटर खेल रहे हो, क्विक 1-2 जो भी कह रहे हो, पोजीशन खेल रहे हो, इस टाइम पे तो कुछ नहीं है ना, काउंटर आप खेलते हो ना पोजीशन बेस्ड खेलते हो, समझ में नहीं आ रहा क्या खेल रहे हो, बस प्रेसिंग। हाँ प्रेसिंग मर्चेंट्स हैं यहाँ पे। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी वरिंग साइन फॉर अपना यूनाइटेड। एक और चीज़ मैं ये कहूँगा कि अगर ये मैच बाई चांस जीत जाती यूनाइटेड, आर्सेनल बाहर हो चुकी है, वेस्ट हैम से 3-1 हार गई थी, तो जेन्युइनली सिर्फ लिवरपूल और चेल्सी बचते हैं जो कि कंटेंडर्स थे। एंड अपना चेल्सी और यूनाइटेड का नेक्स्ट मैच होता है जो कि अब न्यूकासल और चेल्सी का हो चुका है। तो अल्टीमेटली अगर न्यूकासल जीतती है, क्योंकि लिवरपूल का बोर्नमाउथ के साथ, लिवरपूल का वेस्ट हैम से है, अगर बाई चांस लिवरपूल फाइनल में पहुंचती है और न्यूकासल भी फाइनल में पहुंचती है, तो एक वो जेन्युइन शाउट होता है कि भाई आपने लेजिट सारी टॉप टीम्स को हराते हुए पहुंचे हो। एमी मार्टिनेज किसमें? एस्टन विला। वो नहीं है ना? नहीं। अरे यार वो होता है भाई, मैन यूनाइटेड बहुत मजा आता है। राइट। बट हाँ भाई कुछ नहीं कह सकते यार इसमें तो। द क्लाउनरी कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग एंड एक जो पॉसिबल ट्रॉफी थी जीतने का जो चांस था वही अब आप उससे बाहर हो चुके हो। आई डोंट थिंक किसी भी और ट्रॉफी का जीतने का बहुत बड़ा चांस कुछ है। सो वेरी सैड टाइम्स फॉर यूनाइटेड एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता कि इस सीजन में काफी सारे आंसर्स मिल भी पाएंगे इन लोगों को। आई थिंक दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विद। एग्जैक्टली। बट ये तो हम जैसे जैसे मैचेस होते रहेंगे कवर करते ही रहेंगे। लेट्स मूव ऑन टू ला लीगा नाउ। ये तो ला लीगा में पहुंचने से पहले मैं आपको एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज बताता हूँ। कोपा डेल रे का मैच चल रहा था रियल बेटिस का, उसमें फर्स्ट हाफ का स्कोर गेस करो बस। बहुत ही लो का मैच चल रहा हाँ बहुत ही लो टियर टीम से था, कोई वही बहुत ही बकवास उसका लोगो भी नहीं होता ना जिन क्लब्स का, उनसे था। गेस करो बस क्या स्कोर लाइन थी। तो क्या जीत रहे थे हार रहे थे? नहीं जीत रहे थे ऑब्वियसली 7-0 9-0 भाई साहब। बट द शेमफुल थिंग इज कि अल्टीमेटली 12-1 ही जीते वो तो 3 ही गोल मारे एक्स्ट्रा भाई सेकंड हाफ में। हाँ ऑब्वियसली राइट। बट हाँ भाई ला लीगा पे आते हैं। फर्स्ट लेट्स कवर द बार्सा मैच, क्योंकि अभी वो सैटरडे नाइट को होने वाला है। रियल सोसिएडाड से मैच है, जिनको लगता है कि इजी मैच है, जो लोग कैजुअल्स हैं, जिन लोग ला लीगा फॉलो नहीं करते, ये 5th पे है इस टाइम पे। लास्ट सीजन भी बहुत अच्छा कर रहे थे भाई, यूनाइटेड को भी हराया था। तो एवरी टीम नहीं है इस टाइम पे। 5th पे है बार्सिलोना, 4th पे है इस टाइम पे। 5 पॉइंट्स का गैप है दोनों के बीच में। तो अगर सोसिएडाड जीतती भी है तो इसका ये नहीं है कि वो बार्सा से ऊपर चली जाएगी, बट बार्सा के लिए टॉप पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे जीतना। एक तो मैं आपको पहले बता दूँ, लास्ट 5 मैचेस का अगर इनका फॉर्म देखे तो दोनों एक मैच हारे हैं। द बैड थिंग इज कि सोसिएडाड अपना एथलेटिको से मैच हारी थी जो कि उनका 5th गेम था, एंड बार्सा भी लास्ट मैच ही हारते हुए आ रही है, वो भी क्लासिको। तो दे विल हैव अ पॉइंट टू प्रूव। और ये बाय द वे अवे गेम है फॉर बार्सा। अवे गेम है एग्जैक्टली। एंड अवे गेम्स की बात करी तो एक बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है। सोसिएडाड लास्ट 15 होम गेम्स में इन ला लीगा अनबीटन है, एंड बार्सा ने लास्ट 10 अवे गेम्स में से सिर्फ 3 बार जीती है। 4 बार ड्रॉ करा, 3 बार जीती है, 3 बार हारी है।
एंड अ ड्रॉ विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक बिकॉज ऑलरेडी टेबल टॉपर से बार्सिलोना 4 पॉइंट पीछे हाँ हाँ राइट, और 2 पॉइंट अभी आप और गिरा दोगे तो बेसिकली 2 मैच का गैप हो गया, 3 प्लस रियल मैड्रिड का थोड़ा इजी ऑपोजिशन से मैच है। हाँ उसके ऊपर भी आएंगे। एग्जैक्टली, एटलेटिको मैड्रिड का भाई वो भी तो तगड़ा खेल रहे हैं अभी, वो एक मैच कम है उनका भाई। हाँ, और ऑलरेडी बार्सा से ऊपर हाँ राइट। सो मतलब इन द ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो लोग क्या, जैसे तुम भी कह रहे थे कि एल क्लासिको इतना मैटर नहीं करता इन द ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स, आई थिंक मैटर करता था वो। ओके, मोर सो फॉर बार्सिलोना बिकॉज मैड्रिड तो ऑलरेडी टॉप पे चल रही थी, थोड़ा कंफर्टेबल था मान लिया, अब और कंफर्टेबल हो गया थोड़ा सा, ये वो कुशनिंग मिल गई तुम लोगों को। बट बार्सा के लिए अब ये है कि आप हर मैच में आप चेस बिहाइंड कर रहे हो, तो वो लीड लेना अब बहुत मुश्किल है और अब आप लूज नहीं पड़ सकते किसी भी मैच के लिए। एक तो एक और स्टार्ट है कि लास्ट 5 मैचेस का इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो उसमें बार्सा 4 जीती और सोसिएडाड सिर्फ 1 ही जीती है, बट जो एक वो जीती थी वो लास्ट मैच ही जीती थी। ओ भाई बट हाँ भाई, ये तो बात हमने कर ली क्या स्टैट्स हैं, कौन ज़्यादा फेवरेट लग रहा है। आई थिंक कमिंग इनटू दिस गेम ऑब्वियसली बार्सा आर गोइंग टू बी फेवरेट्स, बट नाउ लेट्स कम टू द प्रेडिक्टेड लाइनअप। व्हाट डू यू थिंक शुड बी द लाइनअप, मतलब बेसिकली प्रेडिक्टेड लाइनअप क्या है एंड व्हाट डू यू थिंक शुड बी द प्रेडिक्टेड लाइनअप? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो अपना सोसिएडाड यूजुअली 4-2-3-1 ही खिलाते हैं और काफ़ी फेमिलियर टीम्स है, कूबो है वहाँ पे, जुबिमेंडी है हमारा जिससे बहुत लिंक्स आए थे, तो जिनको लाइक हिट नहीं कर रहा था, इट इज़ अ टीम दैट इज़ वेरी फेमिलियर टू अस। प्लस कूबो इज हैविंग अ ग्रेट सीजन भाई इस टाइम पे। अगर बार्सा की बात करें, देखो मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स देखे, प्रेडिक्टेड लाइनअप्स देखी, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं चावी से लोग, तो जो आई है प्रेडिक्टेड लाइनअप और जो मैं चाहता हूँ उसमें बहुत फ़र्क है। ओके, पर्सनली जो प्रेडिक्टेड लाइनअप्स हैं मोस्टली हर जगह लेवेंडोस्की और रफीना को स्टार्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो पहली बात तो मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। लेवेंडोस्की और रफीना दोनों अभी पहला मैच ये था जिसमें सब इन होके आए थे एल क्लासिको में। डू यू रियली वांट टू स्टार्ट देम वंस अगेन राइट अवे? आई थिंक एक और मैच के लिए वेट कर सकते हैं हम लोग, देन मे बी फेस देम इन वेरी इजीली, क्योंकि अभी यूसीएल भी आने वाला है, तो यू वांट टू सेव देम अप फॉर दैट गेम ऑल्सो। वो भी एक बड़े ग्रैंडर पर्सपेक्टिव में लेके चलना ही पड़ेगा यूसीएल को भी। एंड वी हैव इनफ क्वालिटी इन अदर गाइज जिन्होंने दिखाया है अभी, चाहे वो फरान टोरेस हो, चाहे वो जॉ फिलिक्स हो, चाहे फर्मीन लोपेज हो। तो आई थिंक अगर हम लोग स्टार्ट करा रहे हैं लेवेंडोस्की और रफीनिया को, मतलब आई एम नॉट दैट प्रो ऑन दिस मूव बिकॉज आई थिंक उनको सब इन करके लाना चाहिए। और आइडियली क्या मैं चाहता हूँ वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल होगा, आई वुड लव चावी टू रेप्लिकेट द फॉर्मेशन दैट ही हैड अगेंस्ट रियल मैड्रिड। ओके, 3-4-1 वाला जो है, हाँ, मुझे बहुत पसंद है वो पर्सनली सिस्टम, तो मेरा पर्सनल बायस है वहाँ पे। एंड आई थिंक जितने भी लोग कहेंगे कि यार सिस्टम खिलाया हार गए ना, यू शुड नॉट ब्लेम द सिस्टम फॉर द लॉस। ऑब्वियसली इट वाज नॉट अबाउट द सिस्टम। इनफैक्ट सिस्टम के जो बेनिफिट्स है ना वो आपको पहले हाफ में दिख गए थे, सेकंड हाफ में जब हारे हैं तो इट इज अबाउट मेंटालिटी, लो इंटेंसिटी, प्लस जो सब्स्टिट्यूशंस जो हैं। तो इन एन आइडियल वर्ल्ड आई वुड पर्सनली लव टू सी 3-2-4-1 दोबारा से रेप्लिकेट करी जाए तो, बट आई डोंट थिंक वो होगा। आई थिंक 4-3-3 पे ही स्टिक करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो व्हाट आई वुड लाइक टू सी इज बाल्डे एंड कैंसेलो को स्टार्ट कराया जाए फुल बैक्स की तरह पे। बीच में नाउ आई वुड लाइक टू सी अराहो एंड क्रिस्टेंसन। आई नो इनिगो मार्टिनेज को बेंच करने का कोई रीजन नहीं है क्योंकि बहुत अच्छा खेल ही रहा है वो, बट आई वांट टू सी दिस पेयरिंग बैक इन एक्शन वंस अगेन। तो आई थिंक आई वुड वांट टू स्टार्ट देम पर्सनली। मिडफील्ड में भी मैं थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल कहूँगा, मैं रोमेयो को स्टार्ट कराऊंगा यहाँ पे। काफ़ी लोग कहेंगे एल क्लासिको के बाद क्यों स्टार्ट करा रहे हो। आई थिंक वहाँ पे अगर उनकी फॉर्मेशन को देखा जाए, वहाँ पे डबल पिवट होगा उनके पास, एक अटैकिंग मिडफील्डर भी होगा। अगर हमारे पास एक प्रॉपर पिवट होता है यहाँ पे इन ओरियल रोमेयो, बिकॉज अगर वो नहीं होगा तो फिर गुंडोगान को खेलना पड़ेगा उस पर वो, और उसके वो गेम भी बहुत लिमिट हो जाता है गोइंग फॉरवर्ड। तो आई थिंक अगर रोमेयो है तो वो उस अटैकिंग मिडफील्डर को संभाल सकता है, मिडफील्ड में नंबर्स ऐड कर सकता है। एंड फिर साथ में अगर सपोर्टिंग रोल में गुंडोगान हो ना, कि जब उसका मन करे वो ड्रॉप कर जाए डबल पिवट बनाने के लिए, आगे भी जा सकता है, उसको फ्री रोल दे दो, तो उसका गेम भी निखर के आएगा बहुत ज़्यादा। और दूसरे एंड पे गावी तो है ही, वो तो वर्क रेट प्रोवाइड करेगा ही ऊपर बॉक्स टू बॉक्स। तो आई वुड गैम्बल ऑन ओरियल रोमेयो स्टार्टिंग, एंड दिस वुड मीन कि लेफ्ट विंग पे फिर मैं फर्मिन लोपेज को स्टार्ट कराऊंगा, राइट विंग पे फरान टोरेस को कराऊंगा, और फॉल्स नाइन के तरह जॉ फिलिक्स को कराऊंगा, जहाँ पे जॉ फिलिक्स ड्रॉप इन कर सकता है या फिर लेफ्ट फ्लैंक पे जा सकता है, और फर्मिन लोपेज जो है बॉक्स के अंदर रन बना सकता है। तो ये मेरा टैक्टिकल और सिस्टमैटिक सेटअप होगा। आई डोंट थिंक बहुत लाइकली है कि ये चीज़ एग्जीक्यूट करी जाएगी, बिकॉज चावी वुड बी टेम्प्टेड टू इनकैश द प्लेयर्स दैट हैव कम बैक फ्रॉम इंजरीज। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस दो? मतलब आई थिंक कि एज यू सेड कि शायद ये लाइकली नहीं होगा। एक पॉइंट मेरा ये भी है कि शायद
मतलब आई डोंट थिंक कि चावी इस गेम को उतना लाइटली लेगा कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लेता हूँ। ऑल्दो ये जो सिस्टम तुमने बोला है दिस कैन वेरी वेल वर्क इन देयर फेवर, क्योंकि अगर ये सिस्टम एग्जीक्यूट होता है तो वो प्रॉपर डोमिनेशन वाला सिस्टम है ये, कि मतलब पेल ही दोगे दूसरे ओपोनेंट को। मिडफील्ड में 5-6 प्लेयर्स हैं आपके पास, विंग पे लोग हैं, एग्जैक्टली पीछे 3 सेंटर बैक भी हैं, तो काफी चांस है। बट मुझे ये लगता है कि क्योंकि ये रियाद सोसिएडाड से एंड ये गेम काफ़ी ट्रिकी हो सकता है एक्चुअली में, लाइक मे बी ऑन पेपर नहीं लग रहा देखने में, बट ये गेम एक्चुअली में काफ़ी ट्रिकी हो सकता है फॉर बोथ द टीम्स ऑब्वियसली। तो मुझे लगता है कि शायद इतना एक्सपेरिमेंट करने ना जाए। आई मीन यू कुड आर्ग्यू कि पिछला गेम भी एल क्लासिको था, हाँ, तो उसमें तो करा एक्सपेरिमेंट, मतलब करा, बट आई थिंक कि एक तरीके से ये चीज़ हमें पता ही थी कि डोमिनेशन उसकी तरफ से आने वाला है, रियल मैड्रिड की तरफ से। इट वाज आल्सो काइंड ऑफ अ वन ऑफ, जहां पे हमें पता था कि वो टैक्टिकली कुछ चेंज तो करेगा ही। हाँ, राइट स्पेसिफिकली फॉर एल क्लासिको। तो हाँ, आई अंडरस्टैंड दैट, बट इफ यू टॉक अबाउट द प्रेडिक्शंस, क्या लग रहा है? आई थिंक बारसा जीतेगी ये मैच एंड बड़ा कॉन्फिडेंटली कह रहे हो भाई? या मुझे लगता है जीत जाएगी, प्रॉब्ली आई वुड से 1-0। आई वुड पर्सनली नॉट बी सरप्राइज अगर ड्रॉ होता है, ठीक है, बट स्टिल अगर मुझे प्रेडिक्शन करनी है आई वुड गो 2-0, ओके, बिकॉज आई हैव टू सपोर्ट देम, बट आई थिंक ड्रॉ का भी चांस है अच्छा, सो आई वुड जस्ट एंड ऑन दैट, राइट। बट नाउ जल्दी से मूव ऑन करते हैं रियल मैड्रिड पे। उनका भी मैच होने वाला है, रिलेटिवली इजियर वन। हाँ, तो ऑल्दो पता है ये मैच भी थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों। रियल मैड्रिड का मैच है रायो वैलेकानो से, बर्नेबाउ में मैच है, तो ये चीज़ अच्छी है हमारे लिए ना। थोड़े स्टैट्स की बात करते हैं इनकी, लास्ट 5 गेम्स दोनों टीम्स अनबीटन है, कोई भी हारा नहीं है। रायो वैलेकानो हैज केप्ट द मोस्ट क्लीन शीट्स इन ला लीगा दिस सीजन, अलॉन्ग विद अपना मैड्रिड एंड बारसा, तीनों ने 5 रखी है। अच्छा, दैट्स तो इंटरेस्टिंग। हाँ, रायो वैलेकानो इज अप देयर इस टाइम पे 7th पे ला लीगा के। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना, जो ऐसी टीम्स होती हैं जो गोल्स ही बहुत स्कोर नहीं करती और क्लीन शीट भी रख लेती हैं, उनके अगेंस्ट होना ही होता है केजी गेम थोड़ा। हाँ। और जहाँ पे गेम केजी हो गया वहाँ पे बड़ी टीम्स भी सफ़र करती हैं, फिर बेलिंगम का गोल आएगा, फिर बेलिंगम का टैप इन आएगा एंड में। बट हाँ यार, और अगर हम लोग हेड टू हेड की बात करें लास्ट 5 में, तो ये भी थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि मैड्रिड 3 बार जीती है और रायो वैलेकानो 2 बार जीते। तो इट्स नॉट लाइक कि जैसे हमने बारसा और रियाल सोसिएडाड का कहा था कि वो 4-1 था, यहाँ पे 2-3 है, तो इतना बड़ा गैप है नहीं दोनों के बीच में। नाउ प्रेडिक्टेड लाइनअप की बात करते हैं यहाँ पे। सी, मेंडी इंजर हो चुका है लास्ट क्लासिको के बाद से, तो आई होप यहाँ पे फ्रैन गार्सिया स्टार्ट करे। राइट, फ्रैन गार्सिया, आल्बा, रूडिगर और कारवाल, पीछे कैपा होगा ही होगा। आल्बा का भी लेके मुझे लगता है, क्योंकि जितनी भी प्रेडिक्टेड लाइनअप है सब में ये कह रहे हैं कि आल्बा स्टार्ट करेगा, एंड आई गेट वाई कि क्यों स्टार्ट करेगा, क्योंकि एंसेलोटी इज हेलबेंट ऑन स्टार्टिंग हिम। आई डोंट नो व्हाई, मुझे भी समझ नहीं आता क्यों लॉजिक है, क्योंकि क्या लॉजिक है, क्योंकि नाचो जब आपका एक तो कैप्टन है, जब भी वो आता है तो इट्स नॉट लाइक कि कोई नकली प्लेयर आ रहा है, कोई जूनियर प्लेयर आ रहा है, और वो जब भी आता है तो तगड़ी परफॉर्मेंस देखे जाता है। तो आई डोंट गेट वाई की ऑब्सेशन क्यों है इस टाइम पे आल्बा से। बट देन अगेन वी कैन से द सेम फॉर मेनी प्लेयर्स। जब हम लोग एंसेलोटी की बात करते हैं कि वो सोचता है कि मेरे को इन प्लेयर्स के साथ स्टिक करना है, तभी तो हम सोच रहे हैं कि फ्रैन गार्सिया तब से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा और मेंडी क्यों कर रहा है, डिस्पाइट हिम नॉट परफॉर्मिंग दैट ग्रेट। एंड चुआमेनी इज ऑल्सो इंजर्ड, जिनको नहीं पता भाई 2 महीने के लिए भाई साहब बाहर हो गए, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग ब्लो फॉर अस। तो फाइनली वी कैन सी कामाविंगा स्टार्टिंग। नाउ द थिंग इज कि एंसेलोटी, इट इज वेरी पॉसिबल कि एंसेलोटी क्रूज को सीडीएम स्टार्ट करे, कामाविंगा का थोड़ा आगे। दुश्मनी है क्या भाई आई होप ऐसा ना हो, क्योंकि जब भी क्रूज सीडीएम होता है इट हैज नॉट वर्कड आउट फॉर अस, स्पेशली इन द पास्ट 1 or 2 years। और डिफेंसिवली तो हम लोग इतने वल्नरेबल हो जाते हैं ना, क्योंकि कोई भी एक वो सॉलिड बंदा हु इज ऑल्सो फास्ट एजाइल वो होता ही नहीं है वहाँ पे। कितना भी क्रूज को कह लो, इस टाइम पे उसका जो बेस्ट एट्रीब्यूट है वो इट इज ओनली हिज पासिंग। राइट, ना वर्क रेट भी प्रोवाइड नहीं करता ऐसा, ना डिफेंसिवली कुछ बहुत तगड़ा है, वो पासिंग पे है इस टाइम पे। तो भाई पासिंग वाली पोजीशन पे ही खिलाओ उसको, डोंट ट्राई टू मेक हिम द सीडीएम। यहाँ पे कामाविंगा को खेलने दो, उसके पास वो थोड़े बहुत एट्रीब्यूट्स है भी और खेला भी हुआ है पहले और अच्छा भी खेला हुआ है। कामाविंगा जट गया जो जिसको कहीं भी खिला दो अच्छा खेल ही जाएगा। तो आई होप कामाविंगा के साथ जाता है वो, कामाविंगा इन द सिंगल पिवट, फिर क्रूज और वाल्वर्दे आएंगे अपने आगे, ऑब्वियसली बेलिंगम आएगा। एक तो वैसे क्रूज भी आई डोंट नो इफ आई एम नॉट श्योर कि उसे स्टार्ट कराना भी चाहिए, क्योंकि ही डिड नॉट हैव अ ग्रेट गेम अगेंस्ट बार्सिलोना, प्लस अभी मॉड्रिच ने अच्छा परफॉर्म करा है, तो व्हाई नॉट गिव हिम अ स्टार्ट, क्योंकि लास्ट मैच अच्छा खेला बेसिकली वो सब इन तो एक दूसरे के उस पे ही होंगे मोस्ट लाइकली। हाँ नहीं होंगे तो हैं, बट आई थिंक दोनों आधा गेम ही खेलेंगे चाहे जैसा भी हो। ही काइंड ऑफ डिजर्व्स अ स्टार्ट भाई मॉड्रिच।
मतलब कब तक ही हम लोग फालतू में बैठा के रखेंगे उसको. इफ ही इज परफॉर्मिंग देन व्हाई नॉट स्टार्ट हिम. और जब क्रूज करेगा तो उसे करा देंगे. तो आई होप यहाँ पे मॉडरिच देखने को मिले. ऑल्दो आई थिंक क्रूज देखने को मिलेगा. बेलिंगम इज अ नो ब्रेनर. विनीशियस इज अ नो ब्रेनर. रॉड्रिगो ने स्टार्ट किया था बारसा के अगेंस्ट एंड वी सॉ कि ही वाज घोस्टिंग जितनी भी टाइम था. स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ तो बर्बाद था. एंड वी सॉ कि जब होजेलू आ जाता है तो बेसिकली टारगेट मैन हो जाता है बॉक्स के अंदर, जहाँ पे हम लोग उसके अराउंड थोड़ा गेम बना सकते हैं. एक प्रेजेंस होती है बॉक्स के अंदर हमेशा. एंड यू माइट वांट इट इन अ केजी गेम जहाँ पे ऑलरेडी नंबर्स इतने कहीं ना कहीं से क्रॉस आ गया, क्या पता गोल पड़ जाए. तो आई थिंक सो कि अपना ये होजेलू को स्टार्ट करना चाहिए अलॉन्ग विद विनीशियस जूनियर. ये मेरा प्रेडिक्टेड लाइनअप होगा. नाउ लेट्स कम टू द प्रेडिक्शंस. क्योंकि भाई पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग आ रही है कि मतलब चलो वैसे ये भी मैं कीजिए आई से 1-0 रियल मैड्रिड. गोल कौन मान रहा है? बेलिंगम ही मार रहा है. आई ऑल्सो थिंक जीतेगी. रियल मैड्रिड को जीतना चाहिए. एज यू सेड आई डोंट थिंक इट विल बी अ हाई स्कोरिंग गेम फॉर श्योर. या फिर यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ गोल्स फ्रॉम रियल मैड्रिड आइदर वेज. आई थिंक इफ देयर इज गोइंग टू बी वन गोल स्कोर इट हैज टू बी आइदर विनीशियस या फिर अपना बेलिंगम. हाँ राइट. नहीं तो व्हाट यू से 1-0 ओनली. ऐसा होजेलू भी कर सकता है. हु नोस. ओके. आई थिंक वी माइट सी अ गेम जहाँ पे बहुत टाइम तक गोल नहीं आ रहा, फिर शायद झट से 2. हाँ अच्छा. हाँ हो सकता है. सो आई थिंक आई कैन इवन गो विद 2-0. आई वुड गो विद 2-0 ओके पर्सनली. एक चीज़ों में एक और बात कहूँगा कि गुलर जो है, आर्दा गुलर, वो ट्रेनिंग में आ चुका है फिर से इंजर होने के बाद. फिर से इंजर हो जाएगा भी कुछ टाइम में. भाई आई होप कुछ ग्लिम्स देखने को मिले, बस 5-10 मिनट देखने को मिल जाए उस बंदे के. तो एक मेरी यही एक्सपेक्टेशन रहेगी, एक यही विश रहेगी कि एक आर्दा गुलर की हमें सॉर्ट ऑफ कैमियो देखने को मिल जाए यहाँ पे. बट भाई ऑन दैट होपफुल नोट लेट्स एंड द पॉडकास्ट. एंड अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो जितनी भी हमने बात करी आप अपने कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर बताइएगा. एंड यहाँ तक देख रहे हैं तो ऑब्वियसली लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा. यार ये मदद हो जाती है, थोड़ी रीच बढ़ जाती है वीडियो की, तो उस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं. प्लस जो नेक्स्ट वीडियो होनी चाहिए जो आपको हमारे ओपिनियन में आपको देखनी चाहिए वो भाई आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा. और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में. उसमें आप कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा. लेट्स सी यू ऑल वेरी सून.